Hello everyone, I am Muid Ahmed Siddiqui and this is the third of the introductory classes of third of a series of introductory classes in fact of strategic management accounting paper. First of all, make it clear. First of all, let me know that you can hear me and you can see my screen as well. You can hear me clearly and you can see my screen clearly. Please write in the chat box so that I can be sure and that will allow me to start. Please. Yes, Mark and Rashid, what about you? Yes, Mark and Rashid, both of you. Yes, and you can hear me as well. Mark, is everything fine? आवाज आ रही है आप लोगों को सबको? स्क्रीन सही? वालेकुम सर, मैं बिल्कुल आपको सुन सकता हूँ और ठीक सब है, कुछ ठीक है, क्लियर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। चलें अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है ना। लास्ट क्लास जो हुई थी हमारी उसमें हमने पढ़ा था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। पहले उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आज क्या करना है हमें? आज इसके ना सवालात करने हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के। ये देखें, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये रीम और राशिद ने तो पहले पढ़ा है। अच्छा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हमने पढ़ा था कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो एक बेहतर टेक्निक है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि ये कॉस्ट पूल और कॉस्ट ड्राइवर की बेसिस पे ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करती है टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, क्या करती है? कॉस्ट पूल और कॉस्ट ड्राइवर की बेसिस पे ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करती है टू कॉस्ट पूल एंड टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इनफैक्ट, ठीक है ना। अच्छा, वॉइस हो रही है ये रीम मेरे पास से तो देखें, मैं जिस तरह से वो कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, मैं तो मार्क एंड राशिद, आप लोगों को सही आ रही है आवाज? रीम को ठीक नहीं आ रही है जी? मार्क एंड यस सर, राशिद मुझे बिल्कुल क्लियर आ रही है आवाज। बिल्कुल क्लियर आ रही है, कोई ऐसा मसला नहीं है जी। रीम देखें, अब इनको तो आवाज क्लियर। राशिद, राशिद आपको क्लियर है? राशिद आपको क्लियर है? अच्छा, क्लियर है, चलें ठीक है, फिर आगे चलते हैं। देखें, अब हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में ना पढ़ा था कि अच्छा तेज मैं कोशिश करता हूं कि मैं थोड़ा सा स्लो बोलूं, ठीक है। अच्छा देखें, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हमने पढ़ा था, ये पहले भी जो है वो आप लोगों ने अपने किसी पेपर में पढ़ा होगा कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक बेहतर मेथड है ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करने का टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। व्हाई? बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट पूल एंड कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। अच्छा, अब ये कि ये ज्यादा रियलिस्टिक है, ज्यादा एप्रोप्रिएट है एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन, द ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और इसमें फिर मैंने बताया था कि ऐसा क्यों है, ठीक है ना। आज हम क्या करेंगे? आज हम ना एबीसी के सवालात करेंगे। ये बेसिकली जो है ना, आज आप कह सकते हैं कि ये हमारा एक प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है। मटेरियल्स हैंडलिंग कॉस्ट वगैरह ये सब हमने डिस्कस किया था। कॉस्ट पूल और इनके कॉस्ट ड्राइवर्स ये आपस में किस तरह से लेंगे। जैसे मटेरियल्स हैंडलिंग का नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन होगा, और मशीन का नंबर ऑफ मशीन सेटअप्स होगा, मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट का मशीन नंबर ऑफ मशीन आवर्स होगा, डिस्पैच कॉस्ट का नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिस्पैच्ड होगा, ठीक है। तो ये इनके कॉस्ट पूल है, ये इनके कॉस्ट ड्राइवर हो जाएंगे, सही है ना। तो ये है इसके अंदर। अच्छा चलें, अब हम आगे देखते हैं इसको आज। ये देखें, ये बल्कि ये भी नहीं, यस ये, हाँ ये इनफैक्ट इधर आ जाए। हाँ ये देखें, ये आ गया आपके पास। ये एक सवाल है मेरे पास ना, किसका? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का एक सवाल है ये मेरे पास। इसको ना आप लोग देखो, ठीक है, इसको आप ना देखें। ये सवाल हमें सॉल्व करना है। इसके बाद जो है ना वो मैं आपको बड़े अच्छे इसके एमसीक्यूज कराऊंगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के, और ऐसे एमसीक्यूज कराऊंगा जिस तरह के एमसीक्यूज जो है ना वो पेपर में एग्जामिनेबल है, ठीक है। जिस तरह के एमसीक्यूज जो है ना, यकीन माने जो आज मैं एमसीक्यूज कराऊंगा ना, इस क्वेश्चन के बाद जो मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराऊंगा, ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो मैंने आईसीएमए के मॉक पेपर में बिल्कुल इसी तरह के सवालात मैंने देखे हैं। आप लोगों को तो मेरा ख्याल है कि नहीं याद होगा, लेकिन मुझे जरूर याद है, ठीक है ना।
कि बिल्कुल इसी तरह के सवालात, बिल्कुल इसी तरह के सवालात कहाँ आए हुए, बिल्कुल इसी तरह के सवालात जो हैं वो आईसीएमए के मॉक पेपर्स में आए हुए, जो मैं अभी इसके बाद जो मैं एमसीक्यूज जो मैं कराऊंगा, ठीक है। तो देखें, ये जो है ये क्या है, ये एबीसी का एक सवाल है मेरे सामने। चलें अभी इसको ना थोड़ा सा रीड करें इस सवाल को, फिर हम इसको ना सॉल्व करते हैं। 2 मिनट का टाइम ले लें यहाँ पे आप लोग, और इस सवाल को ना रीड करें आराम से, इत्मीनान से इस पूरे सवाल को रीड करना है, और फिर जो है ना मुझे ना बताना है। और हमें इसकी सवाल की मेरा ख्याल है कि रिक्वायरमेंट जो है ना, वो रिक्वायरमेंट इसमें जो है वो नहीं लिखी हुई। कैलकुलेट द प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग एबीसी, देखें ये रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेट द प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। सही है, चलें ये सवाल को रीड कर लें 2 मिनट में, और फिर इसके बाद जो है ना हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे क्लास में, ठीक है। और एक अच्छा एक शर्त मेरी ये होती है, जब भी मैं स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ मैं कहता हूँ कि भाई आप मेरे साथ बैठो ना अगर क्लास लेने के लिए, तो आप जो है ना वो अपनी सारी चीजें, अपने पेन, कॉपी, पेन वगैरह सब अच्छी तरह से सही से लेके बैठे, और इस क्लास को जो है ना वो आप लैपटॉप पे देखें, ज्यादा बेहतर ये है। अगर आप अपने मोबाइल फोन पे देखेंगे इस क्लास को, तो मोबाइल फोन का छोटा सा स्क्रीन होता है, उसमें क्या आपको यानी कि सही से आएगा समझ में। सही से बैठे आप अपने सिस्टम लेके बैठे अपना पूरा, और जो है सारी चीजें लेके बैठे जैसे आप क्लास में बैठे होते हैं, और बिल्कुल इसको प्रॉपरली जो है ना जो मैं करवा रहा हूँ इसको मेरे साथ आप सॉल्व करें, ठीक है। चलें, तो ये हो गया। चलें, तो फिर ये सवाल है हमारे पास एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, ये सवाल देखें आप, और ये मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इस सवाल को रीड कर लें, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, चलें इस सवाल को रीड करें।
ओके, ये आपने चले सवाल पढ़ लिया आप लोगों ने, सवाल पढ़ लिया, सवाल आया आप लोगों को समझ में, कोई ऐसा मसला है इसके अंदर कि क्वेश्चन ना आया हो समझ में? जी यस, सवाल तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को आ गया होगा समझ में, इतना मुश्किल नहीं है ये सवाल, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी बोल रहा है कि कॉस्ट पूल और कॉस्ट ड्राइवर दिए हुए, इसने कॉस्ट पूल दिए हुए और कॉस्ट ड्राइवर दिए हुए, ठीक है। अब है ना, आप मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताएं कि नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन जो है ना वो कितने होंगे और हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स जो हैं वो कितने होंगे और हम कैसे, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन कितने होंगे और हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जी, एनीवन बताएं, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम नंबर 20 को डिवाइड करवाएंगे नंबर ऑफ यूनिट से। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक केस में 120 है, ठीक 120 है। डिवाइडेड बाय 20 it will be 6, हम्म B will be 5, then 4, then 6, and total will be 21. तो हमने क्या किया यहाँ पे जो है ना, मार्क ये बात कहना चाह रहे हैं, रीम आप तो मुझे लग रहा है कि सभी भूल गई, 75 प्रोडक्शन रन्स कैसे होंगे। नहीं नहीं नहीं, मैंने बोला 6 नहीं, नहीं, रीम कह रही है कि प्लस 5, 75, देखें रीम यहाँ पे लिखा हुआ है जी। लास्ट विल बी 6. हाँ देखें, हाँ लास्ट विल बी 6, कैसे होगा देखें। अब वो यहाँ पे बोल रहा है सवाल में, देखें इंफॉर्मेशन में गिवन है हमें, द 4 प्रोडक्ट्स आर सिमिलर, ये जो 4 प्रोडक्ट्स हैं ये क्या है, ये सिमिलर है, एंड आर यूजुअली प्रोड्यूस इन प्रोडक्शन रन्स ऑफ 20 यूनिट्स, और हर हर जो है, हर प्रोडक्ट कितने पे कितने प्रोडक्शन यूनिट कितने वो लग रहे हैं, एक एक यानी कि एक, सॉरी, एक प्रोडक्शन रन में कितने यूनिट बना रहा है, 20 यूनिट बना रहा है, तो ए के जो है 120 यूनिट बना रहा है, तो ए के लिए हमने क्या किया, 120 को डिवाइड किया 20 से, तो हमारे पास आ गया 6। बिल्कुल इसी तरह बी के लिए हमने क्या किया, 100 से डिवाइड किया 20 को, तो हमारे पास आ गया 5। सी के लिए भी हमने यही किया और डी के लिए भी हमने यही किया, फिर हमने चारों को ऐड कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन हो जाएगा 21 हमारे पास, ठीक है। इज दैट क्लियर? इसके अंदर कोई मसला, किसी को कोई बात नहीं समझ में आई हो? असगर, राशिद, यस, असगर एंड राशिद, बोथ ऑफ यू, आपको कोई बात ना नहीं आई हो समझ में इसके अंदर? जी, असगर, राशिद, कोई चीज ना नहीं आई हो आपको समझ में इसके अंदर, बोलें, बताएं, ये कॉन्सेप्ट आ रहा है आपको समझ में? अच्छा चलें, सेटअप कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट को बोल रहा है कि सेटअप कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर है नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स, जो हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब वो बोल रहा है स्टोर्स रिसीविंग कॉस्ट जो है, ये स्टोर्स रिसीविंग कॉस्ट, इसका जो कॉस्ट ड्राइवर है वो है रिक्विजिशंस रेज्ड। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ रिक्विजिशंस रेज्ड कितने होंगे, तो कैसे निकालेंगे? number on the store was 20 for the number of on the stores was 20 for each product, yes. सो 20 को मल्टीप्लाई करवाएंगे ए के लिए हम 120 से, 120 से, देन इट विल बी 2400, नहीं और देखें, उसके ये बाद आप फिर सही से पढ़े मार्क, यही से ये ना, ये सही से पढ़े, देखें वो बोल रहा है द नंबर ऑफ रिक्विजिशंस रेज्ड, कॉस्ट ड्राइवर क्या है, रिक्विजिशंस रेज्ड है, यहाँ पे बोल रहा है द नंबर ऑफ रिक्विजिशंस रेज्ड ऑन द स्टोर्स वाज 20 फॉर ईच प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट के लिए कितने रिक्विजिशंस रेज हुए, कितने 20. रिक्विजिशन, 20, तो कितने प्रोडक्ट बना रहे हैं हम? सो ए के लिए 120 है, तो इसलिए हम फिर 20 को 120 से मल्टीप्लाई नहीं करवा नहीं देंगे. नहीं नहीं नहीं, ये आप गलत समझ रहे हो ना। देखो वो यहाँ पे बोल रहा है कि कितने रिक्विजिशन, कितने एक प्रोडक्ट के लिए कितने रिक्विजिशंस रेज कर रहा है वो क्लियर बोल रहा है। 20, हाँ, तो कितने प्रोडक्ट बना रहे हैं हम? 120. प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट
सॉरी प्रोडक्ट सॉरी, फोर 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 प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट बना रहे हैं, हाँ बस इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसके अंदर क्या करना है, 20 को बस 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर डायरेक्ट जो है ना 20 लेना है, 20 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 80, ठीक है। इस तरह से करना है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब आप जरा निकालें, अब आप निकालें मशीनिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट है ये। यू हैव ascertained द नंबर ऑफ requisitions एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड। मशीनिंग डिपार्टमेंट, अच्छा देखें, अब है ना मशीनिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट है। अब मेरा एक सवाल ये है कि ये मशीनिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, ठीक है। यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन गिवन है इसके इसके कॉस्ट ड्राइवर के बारे में है? यहाँ पे यस, मशीनिंग किसका? मशीनिंग डिपार्टमेंट, मशीन डिपार्टमेंट की कॉस्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन है? बिल्कुल सर जी, ये देखें जो नीचे दिया हुआ ना, मशीन आवर्स पर यूनिट, 4 फॉर ए, 3 फॉर बी एंड 2 हाँ फॉर हाँ, सी। सही 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 है, सही है, सही है, ठीक है। तो इसके ना टोटल मशीन आवर्स कितने हो जाएंगे? पहले के हो जाएंगे 480। हाँ, तो मशीन आवर्स को हमें टोटल मशीन आवर्स निकालने हैं, ठीक है। मशीन आवर्स टोटल, अच्छा, पहले के मशीन हो गए आवर्स 480, क्या है, दूसरे के वन वन 300। ट्वेंटी 120 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। दिस दूसरे के इज कितने होंगे, बी के कितने होंगे? 100 मल्टीप्लाई 3, हाँ, 80 मल्टीप्लाई 3 बाय मल्टीप्लाई 2, प्लस 120 120 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 3। 3, ठीक है। तो ये टोटल कितना आ रहा है? टोटल 1300 आ जाएगा। कंफर्म है, यही आ रहा है? हाँ जी, मतलब कि आप कर भी सकते हैं। देखिए, पहले का 480 आ जाएगा, दूसरे का हाँ, 300, तीसरे का ठीक 160 है, और चौथे का ये 360। सही है। अच्छा देखें, यहाँ पे ये राशिद और यस असगर, कोई चीज नहीं आ रही आपको समझ में? असगर, एनीथिंग दैट यू नीड टू आस्क, कोई चीज नहीं आ रही इसके अंदर आपको समझ में? देखें हमने कैसे कैलकुलेट किए। हमें जो है ना ये मशीनिंग डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है ना, हमें जो मशीनिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, इसको हमें किसकी बेस पे एलोकेट करना है? यहाँ पे हमें इसकी कॉस्ट ड्राइवर, इसके कॉस्ट ड्राइवर के बारे में लिखा हुआ कुछ नहीं है, लेकिन मशीनिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट का ताल्लुक किससे होगा? मोस्ट लाइकली ये होगा किससे? मशीन आवर्स से। तो इसको हम किसकी बेस पे एलोकेट करेंगे? इसको हम मशीन आवर्स की बेस पे एलोकेट करेंगे। इसको हम मशीन आवर्स की बेस पे एलोकेट करेंगे। तो हमने टोटल नंबर ऑफ मशीन आवर्स ये निकाल लिए। कैसे निकाले? ये प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट ए के 120 यूनिट बन रहे हैं ए, और एक के ऊपर 4 घंटे लग रहे हैं एक यूनिट के ऊपर। तो 120 को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये इसके 100 यूनिट है और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसके 80 यूनिट है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसके 120 यूनिट है तो 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और फिर इन चारों को एड अप किया तो 1300 आया। यस असगर, नहीं आया कोई चीज आपको? आपको अगर कोई चीज नहीं आ रही समझ में तो प्लीज ना आप पूछ लें यहाँ पे। यस असगर, एनीथिंग दैट यू नीड टू आस्क? असगर, इज देयर एनीथिंग दैट यू नीड टू आस्क? कोई चीज आपको नहीं आ रही इसके अंदर समझ में? देन प्लीज लेट मी नो। असगर, आई एम नॉट रिसीविंग एनी रिप्लाई फ्रॉम योर साइड, ठीक है। चले, अच्छा, सर जी 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 सर, जी बोले। सर आ रही है समझ? जी ये आ रहा है इसके अंदर। मशीन आवर्स आपने देख लिया कि कैसे कैलकुलेट किया हमने? कोई ऐसा जी मसला तो सर। नहीं इसके इसके अंदर कोई ऐसा मसला तो नहीं है? टोटल नो मशीन सर। आवर्स, देखिए टोटल मशीन आवर्स हमारे पास कितने आ गए? 1300 आ गए, ठीक है। इज दैट क्लियर? इज दैट फाइन? जी कोई सर। ऐसा मसला नहीं। अच्छा, जी सर। अब देखें, अब आप निकालो नंबर ऑफ बैचेस। एक कॉस्ट ड्राइवर यहाँ पे दिया हुआ है मेरे ख्याल से, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड वाज, and the number of for एक मिनट, वेट अ मिनट। जी देखें, अब यहां पे लिखा हुआ है
देखिए मटेरियल्स हैंडलिंग एंड डिस्पैच कॉस्ट, इसका जो ड्राइवर है वो है ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड। अब यहां पे लिखा हुआ है एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड वाज 42, ईच ऑर्डर बीइंग फॉर अ बैच ऑफ 10 ऑफ अ प्रोडक्ट, ईच ऑर्डर बीइंग फॉर अ बैच ऑफ 10 ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि हर ये जितने भी ये जो चारों प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये जो चारों प्रोडक्ट्स बनेंगे, इसके जो है एंड सोल्ड इन बैचेस ऑफ 10 यूनिट। हर प्रोडक्ट जो है वो उसके एक बैच में कितने यूनिट है, 10 यूनिट है, 10 यूनिट है, ठीक है। और वो बोल रहा है कि हर बैच के लिए उसने क्या किया है, उसने एक ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है, हर बैच के लिए एक ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है। यानी कि नंबर ऑफ बैचेस जो है वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ बैचेस और ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड, वो जो है ना वो बराबर होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि आप देखो कि कितने बैचेस बनेंगे। वो बोल रहा है कि सोल्ड इन बैचेस ऑफ 10 यूनिट, ये जितने भी प्रोडक्ट्स है ना, ये क्या कर रहा है, ये 10-10 के बैचेस में ना डिवाइड कर रहा है, 10-10 के बैचेस में डिवाइड करके बेच रहा है, ठीक है। इसके 120 यूनिट है, 120 यूनिट को आप 10 से डिवाइड करें तो हो जाएंगे 12। इसके 100 हैं, इसको 10 से डिवाइड करें, इसके 10 हो जाएंगे बैचेस, इसके 8 हो जाएंगे, इसके 12 हो जाएंगे। तो इन चारों को जब आप एड अप करोगे तो जो आपके पास आएगा नंबर ऑफ बैचेस वो कितना आएगा, नंबर ऑफ बैचेस 12 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 42 42 42, ठीक है। 42 और वो बोल रहा है एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड वाज 42, ईच ऑर्डर बीइंग फॉर अ बैच ऑफ 10 ऑफ अ प्रोडक्ट। ये वही वाली बात बोल रहा है कि ईच ऑर्डर बीइंग फॉर अ बैच ऑफ 10 ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी कि ईच ऑर्डर बीइंग फॉर अ बैच ऑफ 10 ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी कि जो इसको मैं थोड़ा सा वो अभी बात नहीं कर पा रहा, यानी ये जो बात हमने जो यहाँ पे कैलकुलेशन की है ना कि एक बैच में 10 यूनिट है, जो इसने यहाँ पे लिखा था कि एक बैच में 10 यूनिट है, तो वो क्या बोल रहा है कि वो इसी बात को दोबारा यहाँ पे इसने लिख दिया, ईच ऑर्डर बीइंग फॉर अ बैच ऑफ 10 ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी कि 42 ऑर्डर्स उसने एग्जीक्यूट किए, टोटल ऑर्डर्स उसने कितने एग्जीक्यूट किए हैं, उसने 42 ऑर्डर एग्जीक्यूट किए हैं। इसका मतलब है कि और हर बैच के लिए उसने जो है ना, हर बैच के लिए एक ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है, क्योंकि यहां पे भी वो बोल रहा है कि 10 यूनिट एक बैच में कितने आएंगे, 10 यूनिट आएंगे, और यहां पे दोबारा वो बोल रहा है कि एक बैच में कितने हैं, एक बैच में 10 यूनिट है, यही वाली बात बोल रहा है। तो ये जो नंबर ऑफ बैचेस है ना, ये किसके बराबर है, ये बराबर है वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड जो है ना, ये नंबर ऑफ बैचेस के बराबर है। तो ये ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड हो जाएगा 42, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड कितना है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड है 42 टोटल। ये आया समझ में, इसके अंदर कोई मसला या ये दोबारा बताने की जरूरत है? जी, रीम, असगर, मार्क, ये आया आप? क्लियर है सर, मुझे क्लियर है। जी, असगर एंड रीम, बोथ ऑफ यू, ये आया आपको समझ में कि ये कैसे कैलकुलेट किया है? असगर, ये आया आपको समझ में? यस असगर, एनीथिंग? चलें, तो ये जो है ये इस तरह से होगा। अच्छा, अब हमने क्या किया कि हमने जो है ना कॉस्ट ड्राइवर, जितने भी कॉस्ट ड्राइवर है ना, इनको हमने कैलकुलेट कर लिया है, कॉस्ट ड्राइवर्स को हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब जो है ना, अब हमें क्या करना है, कॉस्ट को एब्जॉर्ब करना है टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट पूल्स एंड कॉस्ट ड्राइवर्स, ठीक है। तो कॉस्ट ड्राइवर का जो अमाउंट है ना वो हमने कैलकुलेट कर लिया है, देखें, ठीक है। तो यहां पे मैं ऐसा करता हूं कि यहां पे मैं लिख देता हूं कॉस्ट ड्राइवर्स कौन कौन से हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स, ठीक है। और इसके बाद क्या है, इसके बाद है requisitions raised, number of machine hours, ठीक है, नंबर ऑफ मशीन आवर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स
एग्जीक्यूटेड, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन जो है वो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन हमने निकाले हैं 21, requisitions raised हमने निकाले 80, नंबर ऑफ मशीन आवर्स 1300 और लास्ट बट नॉट लीस्ट नंबर ऑफ बैचेस 42, नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड 42, ठीक है। अब ये तो हमारे पास आ गए कॉस्ट ड्राइवर्स। अब हमें क्या करना है, इन कॉस्ट ड्राइवर्स को इस्तेमाल करते हुए ये जो कॉस्ट हमें यहाँ पे दी गई है, इस कॉस्ट को एलोकेट करना है टू दीज 4 प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी। तो ए हम यहां ले लेते हैं, या बल्कि हम ए यहां ले लेते हैं, बी हम यहां ले लेते हैं, सी हम यहां ले लेते हैं और डी हम यहां ले लेते हैं, ठीक है। चलें अब हम कॉस्ट को एलोकेट करना शुरू करते हैं। देखिए मशीनिंग की कॉस्ट है, जैसे मशीनिंग की कॉस्ट है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है सेटअप कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट है। इसके बाद है स्टोर्स, इसके बाद है हमारे पास इंस्पेक्शन, मटीरियल्स हैंडलिंग है, ठीक है, मटीरियल्स हैंडलिंग है। अच्छा चलें, ये हमारे पास आ गई 4 कॉस्ट, 5 कॉस्ट आ गई ओवरहेड की, ठीक है। अब आपका काम ये है कि आप जाना ना इसको एब्जॉर्ब करें। देखें मशीन डिपार्टमेंट पे कॉस्ट कितनी लग रही है, मशीन डिपार्टमेंट पे कितनी कॉस्ट लग रही है 10,430, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितनी है 10,430 है। मुझे क्या करना है, मुझे इसको डिवाइड करना है, मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको ना एब्जॉर्ब करना है टू प्रोडक्ट ए 10,430, यानी कि 10,430 में से मैं कितना प्रोडक्ट ए को कितना एलोकेट करूं, कितना एब्जॉर्ब करूं, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि प्रोडक्ट ए पे जो है वो कितने मशीन आवर्स लग रहे हैं, आप बताएं, ऐसे ही देख के बता दें आप कि कितने मशीन आवर्स लग रहे हैं प्रोडक्ट ए पे। अभी बात हुई थी हमारी, कितने मशीन, जी 480 कैसे निकाला आपने, आपने मशीन आवर्स पर यूनिट लिया 4, इसको मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ यूनिट से, ठीक है। तो आपके पास आ गया 480 आ गया। इसको किससे डिवाइड करूं मैं, 1300 से, क्योंकि टोटल मशीन आवर्स है, ठीक है। इज दैट क्लियर, कोई मसला इसके अंदर। तो इसके जो मशीन आवर्स आ गए वो 3851.1 आ गए। बिल्कुल इसी तरह बी के मशीन आवर्स कैसे निकालेंगे सर, देखें वो मशीनिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 10,430 लेंगे, बी पे कितने मशीन आवर लग रहे हैं ऐसे ही बता दें आप, 300। इसको डिवाइड करेंगे किससे, 1300 से, ठीक है। चलें, और सी के कितने मशीन आवर्स होंगे, वो सी की क्या मशीनिंग कॉस्ट होगी, कैसे निकालेंगे सी की मशीनिंग कॉस्ट, 10,430 मल्टीप्लाई बाय 160 डिवाइडेड बाय 1284, ठीक है। डी की भी निकाल लें, 10,430 है, ऐसे इसी तरह से निकालेंगे 10,430 मल्टीप्लाई बाय कितना 120 इंटू 3 कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 1300, ठीक है, 2,888 2888.3, ठीक है। तो ये हो जाएगी मशीनिंग कॉस्ट इन चारों की अलग अलग, सही है। ये इन चारों की अलग अलग ना मशीनिंग कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब सेटअप की बात कर लेते हैं, सेटअप कॉस्ट की, सेटअप कॉस्ट कितनी है 5,250, सही है, टोटल कॉस्ट है। अब अच्छा सेटअप को किस पे करना है हमें, नंबर ऑफ अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स जो है ना वो हमें इसको एलोकेट करना है या एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं कि इसके ना नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन जो थे वो ए के कितने थे, ऐसे ही बता दें, हाँ 6 थे, क्योंकि 120 को हम 20 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये हो जाएंगे 6 डिवाइडेड बाय 21, तो ये आ जाएगी इसकी सेटअप कॉस्ट 1500। बी की सेटअप कॉस्ट देखें, बी की सेटअप कॉस्ट कितनी आएगी, कितनी इसको एब्जॉर्ब करनी है हमें, यस बी की सेटअप कॉस्ट जो है वो कितनी आएगी, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, बी के नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन देख लें, देखिए नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन देख लें आप, प्रोडक्ट बी के नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन आप देख लें कितने,
कितने आएंगे? 5 हाँ 5 है, ठीक है। तो सेटअप कॉस्ट कितनी है, देखें यहाँ पे कितनी है, 5250 सेटअप कॉस्ट है, मल्टीप्लाई बाय 5, डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन से 21 से, तो ये आ जाएगी 1250। बिल्कुल इसी तरह सी के लिए करेंगे। सी के लिए कैसे करेंगे, 5250 लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने प्रोडक्शन रन से, प्रोडक्ट सी के कितने प्रोडक्शन रन से, 4, डिवाइडेड बाय 21, तो 1000 हो जाएगी सी की। डी को लेके, डी की देख लेते हैं, 5250 मल्टीप्लाई बाय कितनी, 5250 मल्टीप्लाई बाय कितने कितने होंगे इसके नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, डी के कितने होंगे, डी के भी 6 होंगे, डिवाइड करेंगे हम 21 से, तो ये हमारे पास आ जाएगी 1500, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या की, हमने जो है इन चारों की सेटअप कॉस्ट भी कैलकुलेट कर ली, ठीक है। स्टोर्स, स्टोर्स की कॉस्ट, स्टोर्स रिसीविंग, स्टोर्स रिसीविंग कैसे निकालेंगे, देखें। स्टोर्स रिसीविंग किसके ऊपर बेस्ड है, स्टोर्स रिसीविंग कॉस्ट किस पे बेस्ड है, क्या कॉस्ट ड्राइवर क्या है, स्टोर्स रिसीविंग कॉस्ट का जो है वो कॉस्ट ड्राइवर क्या है, 3600 स्टोर्स रिसीविंग कॉस्ट है, ठीक है। इसका जो है कॉस्ट ड्राइवर क्या है, स्टोर्स रिसीविंग का है requisitions raised, अच्छा। ऑन द वाज 20 फॉर ईच प्रोडक्ट, वो बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ requisition raised हर प्रोडक्ट के लिए कितनी थी, हर प्रोडक्ट के लिए कितनी थी, एक प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट ए की भी 20 है, बी की भी 20 है, सी की भी 20 है और डी की भी 20 है, ठीक है। तो अब आप बताएं, इसका इसका आप लोग बताएं, चले रीम, चले आप बताएं, रीम एंड असगर, चले आप दोनों बताएं, बल्कि तीनों बताएं, कोई ऐसे नहीं बताएगा, बस आप मुझे ना लिख दें यहां पे चैट बॉक्स में कि स्टोर्स की वो स्टोर की कॉस्ट कितनी होगी, ए के लिए कितनी होगी, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, चले। इसका सर हाँ सबका हाँ, तो सर किसी सबका हाँ सेम तो नहीं आ जाएगा 900 हाँ हाँ क्योंकि 20 डिवाइडेड हाँ, अब चले ये बोल लें, तो आप ठीक है। डिवाइड हाँ डिवाइड कर देंगे तो 900 रीम आ एंड जाएगा। हाँ ठीक है। रीम आप बताएं, असगर आप बताएं कि ये बोल लें कि चारों का सेम आएगा, चारों की जो कॉस्ट है वो सेम आएगी, ये क्या ऐसा है, यस। रीम एंड असगर आप दोनों का, आप दोनों बताएं, आप दोनों का क्या जवाब है, क्या ऐसा है, ऐसा होगा कि चारों की जो है इक्वल आएगी कॉस्ट, स्टोर कॉस्ट, स्टोर्स रिसीविंग कॉस्ट, जी। रीम एंड असगर बोथ ऑफ यू, रीम एंड असगर बोथ ऑफ यू, जी। आज हमारे पास एक नए पार्टिसिपेंट भी हैं, खालिद एस चावला। यस खालिद, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो यहाँ पे जो है लिखा हुआ है कि एक प्रोडक्ट पे जो है वो, एक प्रोडक्ट के नंबर ऑफ रिक्विजिशंस जो है वो कितने हैं, वो 20 हैं एक प्रोडक्ट के, यानी कि ए के भी 20 हैं, बी के 20 हैं, सी के और डी के। और अब इस कॉस्ट को, स्टोर रिसीविंग कॉस्ट को हमें क्या करना है, हमें जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिक्विजिशंस जो है वो, नहीं क्यों, चले आप बताएं। रीम आपका कहना है कि सेम नहीं होगी, क्यों सेम नहीं होगी, बताएं जी। रीम आपका कहना है कि सेम नहीं होगी, चलें बताएं कि सेम क्यों नहीं होगी, यस बताएं कि नंबर ऑफ ये जो है ये कॉस्ट, स्टोर्स रिसीविंग कॉस्ट, ये सेम नहीं होगी, क्यों सेम नहीं होगी, अच्छा जी। सर पहले तो 3600 स्टोर रिसीविंग की हाँ कॉस्ट है ना, उसको डिवाइड करेंगे 80 से, इसको 80 से 45 उसका रेट आएगा। और फिर रिक्विजिशन रेट 80 है ना, हम्म, तो इसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करते जाएंगे ना। नंबर ऑफ यूनिट से क्यों करेंगे, हमने किस रिक्विजिशन रेट कितनी है, हमने देखे, हमने किस तरह, हमने 12 किस से तरह, करेंगे। अच्छा नहीं रिक्विजिशन रेट कितनी है, नंबर ऑफ ए की रिक्विजिशन रिक्विजिशन रेट कितनी है,
देखें, नंबर ऑफ requisitions raised on the stores was 20 for each product, वो बोल रहा है 20 for each product। देखें 45 अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय आपको नहीं आ रहा ना 20। समझ में, देखें हाँ देखें, सही है, 900 आएगी। सही है ना, क्योंकि वो बोल रहा है कि हर चारों प्रोडक्ट के लिए कितनी है, 20-20 है। रेक्विजिशंस रेस जो है, ए के लिए भी 20 है, बी के लिए भी, सी के लिए भी और डी के लिए भी, ठीक है। तो चारों के लिए 20-20 है, ठीक है, चारों के लिए 20-20 है। तो इस तरह करने से क्या है, इस तरह करने से क्या है कि हाँ बस ठीक है। आपको क्या करना है कि इक्वल है चारों के लिए, ए के लिए भी इक्वल है, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, चारों के लिए सेम है, 20-20 रेक्विजिशंस है सबके लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस डायरेक्ट जो है ना वो एक ही अमाउंट सबको चार्ज करना है, ठीक है, यानी कि इक्वली डिवाइड कर दें चारों में आप, ठीक है। इज दैट फाइन? आ गया समझ में? यानी कि टोटल टोटल कितनी है, टोटल रेक्विजिशंस रेज्ड है 80। ए को कितनी जाएंगी, ए को 20 जाएंगी, बी को 20, सी को 20 और डी को 20। इन चारों को सबको 20-20 में डिवाइड हो जाएंगी। इन चारों की बराबर है रेक्विजिशन रेस्ट, और चारों की 20-20 है, ए की भी 20, बी की भी 20, सी की भी, डी की भी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। चलें, तो सही था, मार्क का जवाब जो है वो बिल्कुल ठीक है। 3600 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 3600 को हम डायरेक्टली जो है वो 4 से डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि चारों की बराबर है, या तो हम 4 से डिवाइड कर दें या तो हम 80 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दें 20 से, ठीक है ना। इन एवरी केस द आंसर विल बी द सेम, ठीक है। या तो 80 से डिवाइड करके 20 से मल्टीप्लाई कर दो, या डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर दो, बात वही है, ठीक है। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन कॉस्ट, अब देखें इंस्पेक्शन कितने पे, इंस्पेक्शन किस पे हो रही है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन पे। ये आप लोग ना इंस्पेक्शन और मटेरियल्स हैंडलिंग, इंस्पेक्शन और मटेरियल्स हैंडलिंग जो है ना, ये आप लोग ना खुद कर लो, ये आप लोग ना इसको ना खुद करो और मुझे ना बताओ कि आप लोगों के पास कितनी आ रही है, मटेरियल्स हैंडलिंग की कॉस्ट कितनी आ रही है और इंस्पेक्शन की कितनी आ रही है, ठीक है। चले, ये आप लोग ना खुद करें, इंस्पेक्शन और मटेरियल हैंडलिंग चारों प्रोडक्ट के लिए, इतना कोई खास मुश्किल नहीं है, अभी हो जाएगा। चलें, आप लोग करें, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, ठीक है। 2 मिनट्स ब्रेक, आई एम टेकिंग अ 2 मिनट्स ब्रेक हियर, ठीक है। तो आप इतनी देर में क्या करें, इंस्पेक्शन और मटेरियल हैंडलिंग की जो कॉस्ट है ना, इसको आप निकालें, इसको आप एब्जॉर्ब करें टू प्रोडक्ट्स ए बी सी एंड डी, ठीक है। चलें करें, ये करें, फिर मैं जो है ना वो आता हूं, 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं मैं।
जी आप लोगों ने किया? यस किया, सॉल्व किया आपने? चलें चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे क्या क्या आ रही है आपके पास ना, क्या क्या आ रही है आपके। सर ये जी इंस्पेक्शन बताएं। सर इंस्पेक्शन का जो हाँ ए का 600 आएगा, ए का 600 है, बी का हाँ जी, सही ए है। का 600 आएगा, हाँ बी बी का का 500, ठीक सी है। का 400, बी बी का 500 आएगा, सी का 400 हाँ और हाँ उसका 600 फिर दोबारा। ठीक है। और मटेरियल हैंडलिंग? 600 नहीं मटेरियल्स हैंडलिंग आखिरी जो है मटेरियल्स हैंडलिंग, ये 4620 जो है ये की आपने, इसको इसको इसकी एलोकेशन की? ठीक है मटेरियल्स हैंडलिंग का क्या है? हाँ जी, किया, इसकी आएगी 1000, हाँ पहले का 1320, ठीक है ठीक है दूसरे का 1100, तीसरे ठीक का है आ जाएगा 880 सही है। और और चौथे का फिर दोबारा 1320 ठीक आएगा। है ठीक है बिल्कुल सही है, आपने सही किया। जी रीम कोई ऐसा प्रॉब्लम? रीम एंड असगर आप लोगों से हो रहा है कैलकुलेट? नहीं हो रहा तो मैं बताऊं? जी रीम एंड असगर बोथ ऑफ यू। जी असगर बोले। जी सर मुझसे इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन तो सर हो गया, लेकिन मटीरियल हैंडलिंग मैं नहीं कर सका। मटेरियल हैंडलिंग नहीं आया आपको? देखें मटेरियल हैंडलिंग में ना आप किस तरह से करेंगे बता देता हूं। देखें असगर आप लाइन पे रहिएगा, अभी म्यूट नहीं करें। जी म्यूट नहीं करें। देखें यहां पे आप मुझे जी बताएं कि मटेरियल्स हैंडलिंग जो है इसका जो है वो आपके पास कॉस्ट ड्राइवर क्या है? सर ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड। ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड है। अच्छा अभी हमारी बहुत इस पे बहस हुई थी, एक एक पॉइंट पे आके एक बहस हुई थी हमारी, एक आर्ग्यूमेंट छोटा सा हुआ था और वो आर्ग्यूमेंट ये था कि मैंने ये बताया था कि देखें यहाँ पे कितने बन रहे हैं, यहाँ पे वो कितने, एक बैच में कितने यूनिट है, वो क्या बोल रहा है देखें यहाँ पे, बल्कि ना इसको यहां कर लें। ये क्या बोल रहा है कि एक बैच में कितने यूनिट बन रहे हैं, ये देखें टेन। एक बैच में देखें कि कितने यूनिट ना बन रहे हैं, ये इधर 20 बन रहे हैं और 10 सोल्ड हो रहे हैं सर। नहीं नहीं एक बैच में जो है, एक बैच में देखें एक बैच में कितने यूनिट बेच रहा है, ये देखें यहां पे लिखा हुआ है सर 10 यूनिट्स। 10 यूनिट एक बैच में बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब आप देखो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ए जब वो बेचेगा तो प्रोडक्ट ए के कितने बैचेस बेचेगा वो, देखें बताएं। सर 12। 12 बेचेगा। बी के कितने बेचेगा? 10। सी के 8। एंड डी के 12 सर। डी के 12 बेचेगा, ठीक है डी के 12 बेचेगा। टोटल तो इस तरह इसके पास टोटल बैचेस कितने हो जाएंगे? टोटल बैचेस इसके पास हो जाएंगे अगर 42 सर। 42 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब वो क्या कर रहा है, वो एक बैच के लिए ना, एक बैच के लिए वो क्या कर रहा है, एक ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहा है। देखो यहां पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड वाज 42, ठीक है। ये बराबर है, इसके बराबर है नंबर ऑफ बैचेस के, जी सर। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि 42, और यही बात जो इसने यहां पे लिखी है ना, यही बात वो दोबारा बोल रहा है, ईच ऑर्डर बीइंग फॉर अ बैच ऑफ 10 ऑफ अ प्रोडक्ट। हर जो एक ऑर्डर प्लेस हो रहा है, एक ऑर्डर जो वो प्लेस कर रहा है वो एक बैच के लिए कर रहा है जिसमें 10 यूनिट है। एक बैच के लिए कर रहा है, एक बैच के लिए एक ऑर्डर प्लेस कर रहा है और हर बैच में 10 यूनिट है। जैसे कि हमने यहां पे कैलकुलेट किया तो क्या हुआ कि 42 बैचेस है हमारे पास, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड भी कितने हो गए, 42 हो गए। इज दैट फाइन? ठीक है। जी सर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड भी कितने हो गए हमारे पास, नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड भी 42 हो गए। इज दैट फाइन? या आया समझ में? इसके अंदर कोई मसला, कोई चीज नहीं आई हो समझ में? ठीक है।
अच्छा, अब इस बेसिस पे अब ये जो है ना, इसके जो इसका मतलब है कि ए के लिए कितने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए होंगे, ए के लिए 12 हुए होंगे, बी के लिए 10 हुए होंगे, सी के लिए 8 और डी के लिए कितने हुए होंगे, 12 हुए होंगे। इसकी बेस पे अब हमें क्या करना है, हमें ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करना है, एलोकेट करना है। ठीक है, तो अब निकालें, देखें मटेरियल्स हैंडलिंग कॉस्ट को इस बेसिस पे हमें एलोकेट करना है। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट 4620 है। ए के लिए कितने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए, ए के लिए कितने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए होंगे, 12। 12। 12 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किससे डिवाइड करूं बताएं, 42 से सर। 42 से, बिल्कुल। तो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट ए की कितनी हो गई, 1320 हो गई। बिल्कुल इसी तरह बी को ले लो, बी की कितनी है मटेरियल टोटल कितनी है, 4620 मल्टीप्लाई बाय कितने ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड होंगे इसके, बी के कितने ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड होंगे, 10। 10 डिवाइड किससे करूं, 42 से सर। 42 से। इस तरह से आप करते जाएंगे ना, तो आपके पास ये आ जाएगी मटेरियल्स हैंडलिंग कॉस्ट की एलोकेशन हो जाएगी। इसके अंदर कोई सवाल है, कोई चीज अगर आपको नहीं आई है तो आप यहाँ पे मुझसे पूछें, कोई चीज नहीं आई सर समझ में। मेरा जी सर क्वेश्चन तो नहीं है, एक सजेशन है जी जी बोले। कि सर डी के बाद हमें एक टोटल का कॉलम भी बना लें और सारी कॉस्ट जो हाँ, वहां मैं ऐड हो कर देता हूँ, जाए मैं कर देता हूँ, सही सही है, जी मैं जी। कर देता हूँ, ठीक है, गुड, सही है, हाँ मैं कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, सी को हम किस तरह से लेंगे, 4620 मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, डिवाइड करेंगे 42 से, 880 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह डी को कैसे लेंगे, 4620 मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, डिवाइड करेंगे 42 से, तो ये भी 1320 आ जाएगा हमारे पास। अब जैसे कि कहा असगर ने कि टोटल का कॉलम भी बना दें, तो मैं बना देता हूं यहाँ पे, ये लें प्लस प्लस एंड प्लस, ठीक है, ये ले लें, कंट्रोल सी कॉपी किया मैंने इसको, यहाँ पे मैं लाके पेस्ट कर दिया, तो इस तरह से एक टोटल का कॉलम बन गया। इसको टोटल कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह कॉपी करते जाते हैं चारों को, यहाँ पे ये इनका टोटल हो गया, ठीक है। तो ये हो गई आपकी टोटल ओवरहेड की कॉस्ट, ये हो गई आपकी टोटल ओवरहेड की कॉस्ट। ए की आ रही है 8171, बी की आ रही है 6157 तकरीबन, सी की आ रही है 4464, डी की आ रही है 7208, ठीक है। ये तो हो गई आपकी ओवरहेड की कॉस्ट। अब इनके नंबर ऑफ यूनिट्स, अब हमें पर यूनिट कॉस्ट चाहिए, तो इनके नंबर ऑफ यूनिट्स ले लेते हैं। ए के नंबर ऑफ यूनिट्स कितने, 120 हो जाएंगे, बी के कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, सी के 80 हो जाएंगे, डी के कितने हो जाएंगे, डी के 120 हो जाएंगे। तो यहां पे आ जाएगी कॉस्ट पर यूनिट, ओवरहेड, सॉरी ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इससे, ठीक है, तो कॉपी करें बिल्कुल इसी तरह के करते जाएंगे, तो ये आ जाएगी हमारे पास ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। ये आ गई हमारे पास ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आ गई, ए बी सी और डी चारों की अलग अलग, ठीक है। अब इसमें आप क्या करें, इसमें आप मटेरियल की और लेबर की कॉस्ट को और ऐड कर लें, तो आपके पास ना टोटल कॉस्ट आ जाएगी। मटेरियल और लेबर की कॉस्ट को आप मजीद ऐड कर लें। देखें मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, 40 है, और यहाँ पे 28 है। इसके मटेरियल की कॉस्ट है 50 और इसकी है 21, इसकी है 30 मटेरियल की कॉस्ट और इसकी है 14। ये मैंने डायरेक्ट सवाल से उठाया, इसके अंदर कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको आप टोटल कर लें, ये सी वी वी एंड वी, ठीक है, इसके अंदर कोई मसला, कोई चीज नहीं आई हो समझ में, ठीक है ना। तो ये आपके पास ना कॉस्ट पर यूनिट आ गई, टोटल कॉस्ट पर यूनिट, यही हमें निकालना है सवाल में, ठीक है, यही निकालना है, यही रिक्वायरमेंट है। अब हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आ गई, ए की ये आ गई, बी की ये आ गई, सी की और डी की, इस तरह से ये हो गया हमारा सवाल। अच्छा, इसके अंदर कोई मसला, कोई चीज नहीं आई हो समझ में, यस
जी असगर एंड रीम। जी सर। हाँ, कोई चीज आपको इसके अंदर नहीं आई समझ में? ये आ गया समझ में? मटेरियल और लेबर की कॉस्ट आ गई समझ में? मैंने जी डायरेक्ट सर। इसमें ना सिर्फ वो आपको डायरेक्ट पर यूनिट कॉस्ट ऊपर से देखनी है और आपको सवाल में पुट कर देनी है। और ये कॉस्ट पर यूनिट आ गया आपको समझ में? जी कॉस्ट पर सर। यूनिट वगैरह ये आ गया समझ में? इसके अंदर कोई मसला नहीं। अगर अभी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछें, ठीक है? I will really have no problem spending time with you. बताएं अगर इसके अंदर कोई है सवाल कि भाई नहीं समझ में आ रहा, नहीं सही पढ़ा रहा, कोई और सजेशन है, कुछ ऐड करना चाहते हैं इसके अंदर, तो आप मुझे ना बताएं। अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन है कि जैसे फॉर जी एग्जांपल आपको पता है कि जी टाइम बड़ा शॉर्ट होता है, जी जी बिल्कुल। तो मेरी तो वैसे भी राइटिंग पावर इतनी ना फास्ट नहीं है। ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल बंदा इतना लंबा वो जो सारा प्रोसीजर ना करे, बंदा डायरेक्ट ये खुद ही कैलकुलेटर से जल्दी जल्दी निकाल कर डायरेक्ट पे आपको नंबर मिलेंगे, डायरेक्ट पे नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने कोई वर्किंग शो नहीं की तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। देखें, आप यकीन मानो कि जो है ना, देखें लोग ना अक्सर ना पेपर से डर जाते हैं। आप यकीन मानो, मेरा ACCA का पेपर था एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। जो आप लोगों का एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है ना, वो ACCA में P2 था, ठीक है? P2 का पेपर था। आप यकीन माने, मैंने इतनी टेंशन में वो पेपर दिया था कि मैं अपना कैलकुलेटर भी लेके जाना भूल गया था। और पेपर के दौरान ना मुझे बाथरूम जाने की जरूरत पड़ी। मैं बाथरूम नहीं जा सका क्योंकि बाथरूम बहुत दूर था। अगर मैं जाता तो मेरा बहुत टाइम जाया हो जाता। मैं इतना टेंशन में बैठा हुआ था पेपर में। मैंने खाली 70 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था वो पेपर, सिर्फ 70 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था। मेरे 53 या 54 मार्क्स पे मैं पास हो गया था, ठीक है? बहुत यानी कि बहुत प्रेशर में मैंने दिया था वो पेपर। मैंने घर आके बोल दिया था कि मैं फेल हो जाऊंगा, फिर भी मैं 53 54 पे पास हो गया था। बात क्या होती है, ये इस बात का एहसास एग्जामिनर को होता है कि पेपर जो है वो लेंदी है, ठीक है? अगर आप कोई चीज शो नहीं भी कर रहे हैं ना इसके अंदर, कोई चीज, कोई कैलकुलेशन आप डिस्क्रिप्टिव आंसर में कोई वर्किंग आप शो नहीं भी कर रहे हैं ना टाइम की वजह से, लेकिन आपका जवाब सही है तो वो सही माना जाएगा, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल कोई वर्किंग शो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ठीक है? आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो है ना, मैंने कुछ चीजें मैंने भी यहाँ पे डायरेक्ट कर दी हैं। मैंने कुछ वर्किंग ऐसी है जो मैंने ना शो नहीं किया। मैंने अलग अलग इसको शो नहीं किया है कि ए के नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन कितने होंगे, बी के कितने होंगे, सी के, डी के, ये मैंने अलग अलग शो नहीं किया है। मैंने डायरेक्ट टोटल शो कर दिया है, ठीक है? यस सर। अभी जो हाँ ये जो प्रेजेंटेशन अभी हमारी जो अभी नजर आ रही है ना इस हाँ स्क्रीन के ऊपर, हाँ, मैं समझता हूँ कि इतनी इनफ है, मतलब कि इतनी बहुत है। इनफ है, बिल्कुल बिल्कुल इतनी हाँ, इनफ है। बड़ी आइडियल है। हाँ और असल में मेरा जो फेल होने का मकसद भी ये होता था, मैं इतनी डिटेल देता जाता था, एक एक पेपर के ऊपर ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था और उसके बाद ठीक। पेपर फेल हो जाता था। जी रीम, आपका सवाल है। जी रीम बोले। यस। सर वो एग्जामिनर तो जो है ये वाला सवाल तो नहीं देता। क्या क्या कहने का मतलब क्या है? एग्जामिनर क्या बोल रही हैं कहने आप? का मकसद ये है कि वो ये सवाल तो कभी भी नहीं देगा। देखिए, वो मुझे भी पता है, ये इतना बड़ा सवाल ना, इतना बड़ा सवाल अब पेपर में नहीं आता है, ठीक है? मुझे भी पता है, लेकिन नहीं, इसके अंदर से वो उसको घुमा के इस तरीके से हाँ दे हाँ, सकता है कि उसमें मतलब बीच एक बीच रेट में से ना, निकालना देखें, है। लेकिन है ना, मैं ये सजेस्ट करता हूं कि आप लोग ना अपने पास पेपर ना सॉल्व करें। पता है उसका फायदा क्या है? ये पूरा सवाल नहीं आएगा अगर पेपर में, तो इसमें से बीच में से कुछ पार्ट आ जाएगा। वो अभी मैं आपको कैलकुलेशन में दिखाता हूं, अभी मैं आपको आपके सामने इसके MCQs करता हूं। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। यकीन माने रीम, मेरे पास आज जो MCQs है ना, आज जो मेरे पास MCQs है, सेम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने आपके मॉक पेपर में देखा है ICMA के। मैं अभी आपके सामने ये MCQs आप लोगों को दिखाता हूं, ठीक है? मैं आपको दिखाऊंगा, आप बोलेंगी कि है ये तो मैंने मॉक पेपर में किया है ICMA के। मैं आपको दिखाता हूं, चलें, ठीक है? तो ये तो सवाल हो गया, ये सवाल, इसके अंदर कोई मसला नहीं है, आई होप। जी असगर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नो सर, क्लियर है। ओके ओके, देखें अब ये क्या है, रीम यहाँ पे ये बात कहना चाह रही है कि इतना बड़ा सवाल पेपर में नहीं आएगा। मैं भी एग्री करता हूं कि ये सवाल नहीं आएगा पेपर में इतना बड़ा। ये जो है ना, पेपर के लिहाज से 15-16 नंबर का सवाल है, लेकिन इसमें जो बीच बीच में जो एडजस्टमेंट हमने की है ना, जैसे नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड,
इस तरह की एडजस्टमेंट आएंगी पेपर में, छोटे छोटे सवाल बनके। एम आई राइट रीम? आ रहा है समझ में? सर जी ये बात आपकी सही है, लेकिन ठीक है जी। इसमें कॉस्ट पूल दिया हुआ है, कॉस्ट ड्राइवर दिया हुआ है, हाँ और इसने साफ साफ दिया हुआ है। हाँ एग्जाम में अगर उसने एमसीक्यू बनाया भी ना तो वो हमें कॉस्ट पूल तो देगा, ड्राइवर देगा, लेकिन इस तरीके से साफ साफ बताएगा नहीं कि इसका ड्राइवर ये है, वो देखते हैं ये ना, अभी इतने इसका हैं, देखते हैं वो ना 20 है, उसका 42 है, ये तो बिल्कुल साफ बता रहा है। अच्छा, तो आप चाह रही हैं कि थोड़े और मुश्किल होना चाहिए, इसको और ज्यादा मुश्किल होना चाहिए आपके ख्याल से? थोड़ा सा और इसको और मुश्किल होना चाहिए आपके ख्याल से ना, ये कहना बिल्कुल चाह ये रही हैं? वाला लेवल नहीं है हमारा एसएमए का। एसएमए का ये लेवल नहीं है। चले मैं ना इसको देखता हूं। मैं अभी अभी देखें, अभी तो देखें ये असगर की और इनकी जो है ना, राशिद की जो है ना, ये पहली क्लास ही है, पहली क्लास ही है, पहली दूसरी क्लास है या तीसरी क्लास है एक्टिविटी सर बेस्ड अगर इनकी कॉस्टिंग की। ये पहली हाँ क्लास है भी ना तो इनसे पूछे, इन्होंने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पहले पढ़ा होगा, इस तरीके के सवाल ये कर चुके होंगे हाँ, इस तरह से कर चुके होंगे, एमए लेकिन में। इनको दिखाना तो लेकिन इनको चीजें दिखाना तो जरूरी है। अभी मैं जो है ना, ये जो असगर हैं और ये है मार्क हैं, इन लोगों को जो है ना, वो मैं रिकॉर्डिंग भी दूंगा। अभी जो मैंने आपको पास पेपर सॉल्व करवाए ना क्लास में पहले, मैं उसकी ना इन लोगों को रिकॉर्डिंग भी दूंगा। तो पास पेपर तो आई थिंक पास पेपर की तो जो एडजस्टमेंट है वो तो आएंगी पेपर में। पास पेपर से आप कैसे, यानी कि आप कैसे कॉन्ट्रडिक्ट कर सकती हैं पास्ट पेपर से? आपका नहीं ख्याल एमसीक्यू के? एग्जामिनर हमारे पेपर से पेपर नहीं बनाता, तो बेटा फिर अब जो मेरा पास्ट एग्जामिनर पेपर दूसरी किताबों से बनाता है। दूसरी किताबों से हमारे मिसाल पास के पेपर के अलावा दूसरी जितने भी किताबें हैं, सिम्मा की बुक्स हो गई, एसीसी की बुक्स हो गई, कॉलिन कोई दूसरी देखिए बुक्स है, वो सीमा उनको के तो उठाता मैं है, उसमें से हाँ बनाता है। ठीक है, मैं जो है ना सीमा के जो है ना, वो अपने सीमा के जो दिमाग से भी नहीं बनाता, एग्जामिनर अपने दिमाग से भी नहीं बनाता। चले ठीक है, उसको भी ना फिर इतना मैं तो ऐसा हम करता सबको हूँ। पता है कि वो अपने गैरिसन, दिमाग से भी नहीं ठीक बनाता। है, मैं जो है ना वो गैरिसन नॉरिन है, गैरिसन नॉरिन है, हॉर्न ग्रीन है, हॉर्न ग्रीन है, गैरिसन नॉरिन है, कॉलिन ड्ररी है, इसको भी ना मैं अब से रेफर करूंगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, सही है। तो ना ऐसा करें, चले ठीक है। अभी जो जैसे आपने बोला ना कि सीमा की किताब से, तो मैं सीमा के ही सवालात करा रहा हूं अभी। ठीक है, चलें अब आप देखेंगे ना इसके अंदर क्या है। चलें नाउ, अब इसके ना कुछ सर एमसीक्यू। जी जी, बोले बोले। सर मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना मींस मैं जी जी। कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कि मैंने ये पेपर दिया था बड़े साल पहले को, आपको पता है, मैंने बीच में मेरा गैप आया, हाँ लेकिन मैंने रिव्यू भी किया है जो आईसीएमपी की जो पास पेपर्स है ना, तो हाँ ये जो क्वेश्चन आपने दिया है ये बड़ा एक आइडियल है, बड़ा एक मतलब कॉन्सेप्ट को कवर करता है। मेन चीज कॉन्सेप्ट को कवर करना चाहिए। सो हमें ये नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, मतलब क्वेश्चन जहां से मर्जी दे, अगर हमारा जी कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमने किस तरह जी हमने रीम, नंबर ऑफ, हमने जो जी सारी रीम। कैलकुलेशन की है, अगर हमें ये आ जाए तो उसके बाद फिर टाइम को मैनेज करना है बस। तो पेपर जहां से जी जी मर्जी आ रीम। सकता है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। अगर हम हाँ तो पेपर की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो फिर तुम्हारे पास हजारों की तादाद में क्वेश्चन होंगे। जी रीम बोले, जी रीम बोले। कॉन्सेप्ट क्लियर करना एक अच्छी बात होती है। इस ठीक है सवाल में एबीसी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है। ठीक है, लेकिन अब जब वो एमसीक्यू घुमा के देता है ना, हम्म तो इतना टाइम नहीं होता कि हम उसमें से नई लॉजिक को समझें और करें। सही सही बात है, आप सही समझ बात रहे है। हैं ना मेरी ठीक बात है को, ठीक इस है। तरीके की, अब इस तरीके हाँ की, और एसएमए के अंदर हम्म स्पेशली हाँ वैरायटी बहुत, हम्म ठीक है। अच्छा वो देखें कहीं रीम, से भी कुछ भी उठा के दे सकते। अच्छा अब आप बोलिए ना कि भाई, जो आपका कहने का मतलब है कि जो अब का जो पेपर का पैटर्न है ना, मैं समझ गया आपकी बात। अब का जो पेपर का पैटर्न है उसके लिहाज से सवाल कराए जाए, यही कहना चाह रही है ना आप? है, यही कहना चाहिए। यही कहना चाह रही है ना कि अब जो पेपर का हाँ उसकी पैटर्न है, लिहाज से एमसीक्यूज कराए भी जाए। आ रहे हैं, चले एमसीक्यूज भी आ आपने रहे ये रिवाइज करवा दिया, आपने हैं। ठीक है। आपने ये हाँ रिवाइज कराया, ठीक है, ये एबीसी रिवाइज हो गया, ठीक है, हाँ लेकिन अब एमसीक्यू में ये नहीं आएगा, वो नहीं नहीं बहुत ही देखो, घुमा के देगा। आएगा, वो मैं तुम्हें कॉस्ट बता रहा हूँ देगा ना। तो उसका कॉस्ट पूछेगा, देखो देखो ड्राइवर पूछेगा, देखो उसका रेट पूछेगा। भाई, एक तो हो गया हमारा बड़ा सवाल, एक तो हमारा बड़ा सवाल हो गया। अब देखो ये जो मेरे सामने सवाल है, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो,
और क्या तुम इस बात से इख्तिलाफ करती हो कि ये सवाल बिल्कुल इसी तरह का सवाल, बिल्कुल सेम सवाल तुम्हारे मॉक एग्जाम में नहीं? इस सवाल को पढ़ो। क्या तुम इस बात से इख्तिलाफ करती हो कि ये सवाल तुम्हारे पास पेपर्स में नहीं, तुम्हारे मॉक एग्जाम में नहीं, आईसीएमए के? क्या तुम इस बात से इख्तिलाफ करोगी? जो बताओ कि ये है कि नहीं है? हो सकता है, ये लेवल है आईसीएमए का, है ना आईसीएमए का लेवल है ना, ऐसी बात तो नहीं है। ठीक है, अच्छा अब जो मैं पास्ट पेपर करा रहा हूं, क्या वो आईसीएमए का लेवल नहीं है? नहीं ये लेवल नहीं है, ये हल्का था जब क्वेश्चंस आते थे ना। नहीं पास्ट पेपर देखो, पास्ट पेपर की बात कर रहा हूँ, पास्ट हाँ, पेपर जो एसएमए के जो पास्ट पेपर्स हैं, क्या वो लेवल नहीं है आईसीएमए का? पुराने जो सवाल है ना, पुराने जो ईयर्स है ना, वो नहीं है, वो नहीं है। तो अच्छा वो अभी पुराने रिसेंटली जो आ रहे हैं, जिसमें ये एक सेकंड, हाँ हाँ रिसेंट वाले हैं जिसमें सिलेबस चेंज हुआ था ना, उससे पहले वाले जो सवाल है वो बहुत हल्के हैं, क्योंकि अच्छा। उसमें मेन एसएफएम के एनपीवी वाले सवाल होते थे जो भारी 60% वेट करते थे पेपर में, तो वो ज्यादा होते थे, वो मुश्किल होते थे। दूसरे थोड़े टॉपिक्स होते थे, ये वाले ये हल्के होते थे। और गैरिसन नॉरेन हॉर्न ग्रीन और हॉर्न ग्रीन, अब गैरिसन फिर नॉरेन, आगे कॉलिन जैसे आप ड्रेरी। आते जाएंगे ना, हाँ अब जैसे आगे आते जाएंगे ना, जब 16-17 में सिलेबस चेंज हुआ है ना, उसके बाद से जब आप देखेंगे ना, वो थोड़े सवाल सही हैं। एक मिनट, मेरी ये कॉल आ रही है, एक मिनट। जी रीम, जी रीम बोले जी। तो इनका है ना, देखिए रीम ने आज एक कंसर्न शो किया है कि ये जो सवालात है ना, ये आसान है एज कंपेयर टू व्हाट विल बी एग्जामिन्ड इन द एक्चुअल एग्जाम ना, इन द एक्चुअल एग्जाम सेटिंग। तो देखें इसके बारे में मैं बता दूं, ठीक है ये रीम का कंसर्न है, तो अब से जो है ना मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर ना काम करूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। देखें आज जो है ना, चले अच्छी बात है, रीम ने ना अपना एक कंसर्न शो किया है दैट दीज क्वेश्चंस आर नॉट, दैट दीज क्वेश्चंस मे नॉट बी अप टू द मार्क as these are easier as compared to what is actually examined in the ICMAP paper। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह ना इसके ऊपर काम करूंगा, और इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जो है ना अप टू द मार्क जो क्वेश्चंस है, और उसके ऊपर मैं इनसे रीम से पर्सनली बात भी करूंगा व्हाट्सएप वगैरह पे कि कहाँ से क्वेश्चंस लिए जाएं और इसको और बेहतर कंटेंट को और बेहतर कैसे बनाया जाए। ठीक है रीम, इज दैट फाइन? अब से इंशाल्लाह मैं और क्वेश्चंस ना इसके करना शुरू करूंगा, इस तरह के क्वेश्चंस करना, आपको रिकॉर्डिंग्स देना शुरू करूंगा, और वीडियोस इसकी ऐसी लाइव ऑनलाइन क्लासेस में कराऊंगा जो ना अप टू द मार्क हो। अब उस पर हम डिसाइड करते हैं कि फिर वो ना कहाँ से करने हैं, क्योंकि आपने ये पेपर पहले भी दिया है, आप ये बताएं कि फिर वो कहाँ से हम कंटेंट निकालें और कहाँ से करें, इस पर मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अभी क्लास के बाद जी सर। जी रीम आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर। जी, तो अभी मैं क्लास के बाद ना आप से बात करूंगा इस बारे में, और फिर इंशाल्लाह ये कि हम कंटेंट के ऊपर डिसाइड करते हैं कि कंटेंट क्या होना चाहिए इस एग्जाम का। ठीक है, इस सेशन का जो है वो कंटेंट क्या होना चाहिए, थोड़ा सा आप मुझे बताइएगा, फिर मैं आपके साथ बैठ के ना डिसाइड कर लूंगा कि हम, क्योंकि आपने पहले भी ये पेपर दिया है ना। जी आप बोले। दूसरे सीनियर टीचर से पूछे ना, तो आप सर कुछ नहीं, आपके आप ख्याल कहीं से लेकर आए एमसीक्यूज, हमारे लिए बहुत सारे घूमे फिरे गैरिसन नॉरेन हॉर्न ग्रीन वगैरह। चलिए मैं आपसे, अच्छा ये आपसे मैं ना बात करता हूँ, अभी क्लास के बाद बात करता हूँ, फिक्र नहीं करें, क्लास के बारे में बात करता हूँ। अच्छा देखें, अब ये एक सवाल है, P operates an ABC system to attribute its overhead cost to cost object। सही है। In its budget for the year ending 31st August, the company expected to place a total of 2,895 orders at a total cost of $110,010। ठीक है,
This activity and its related costs were budgeted to occur at a constant rate throughout the budget year, which is divided into 13 4-week periods. During the 4-week period ended 30th June, a total of 210 purchase orders were placed at a cost of 7,650. अच्छा, वो ये यहाँ पे अब ये कहना चाह रहा है कि जो बजट था, अकॉर्डिंग टू द बजट जो है, उसने क्या किया कि उसने बजटेड नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो थे उसके पास थे 2,895, और जो टोटल कॉस्ट उसने जो बजट की थी वो थी $1,10,010. ठीक है। अब क्या है कि लेकिन जब एक्चुअल एक्सपेंस हुआ 30 जून 2006, जून के महीने में 2006 में जून के महीने में जब एक्चुअल एक्सपेंस हुआ तो 210 परचेज ऑर्डर थे जिनकी कॉस्ट आई $7,650. ठीक है। तो अब आपको निकालना है ओवर एब्जॉर्प्शन या अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको थोड़ा सा ना सोचें। हम क्या करते हैं, जब एक वेट अ मिनट, मेरी कॉल आई है, वेट अ मिनट। अच्छा, अब ये देखें इसके अंदर ना इसने क्या किया है एक्चुअली, जैसे हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में करते थे ना कि हम एक बजटेड ओवरहेड रेट निकालते थे, तो इसके अंदर भी ना हमें एक ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट या एक वो जो है ना एक तरह का एक ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है, और उसके अकॉर्डिंगली उससे फिर हमें कंपेयर करना है कि जो हमारे जो थे, क्योंकि ये पूछ रहा है सवाल में ओवर रिकवरी ऑफ दिस कॉस्ट फॉर द ओवर रिकवरी ऑफ दिस कॉस्ट फॉर द 4-week पीरियड वॉज। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में करते थे, यहाँ पे एक चीज समझने वाली ये कि हमें एक ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना होगा अकॉर्डिंग टू द बजटेड फिगर्स। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट या इसको कॉस्ट ड्राइवर रेट भी कह सकते हैं आप, ये हमें कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे जी रीम, बताएं कि ना ये इसमें कैसे रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम जी। रेट निकालेंगे हम, इसको डिवाइड करेंगे टोटल कॉस्ट को, 1,10,000 कौन सी वाली, बजटेड वाली या जो है बजटेड वाली ना, किधर गया क्वेश्चन? ये देखें, हाँ तो ना ये देखें डिवाइड कर देंगे तो रेट आ जाएगा ना। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, बजटेड कितनी हमारी कॉस्ट 1,10,010। ठीक है, 110010 डिवाइडेड बाय 1,10,010। ठीक है, और अब हम इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 2895 ये हैं परचेज ऑर्डर्स। ठीक है, देखें बजटेड में जो है ना, बजटेड में जो है बजटेड कॉस्ट को हमने क्या किया, बजटेड कॉस्ट को हमने डिवाइड किया है बजटेड नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर। जी इस सवाल को देख लें, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं पूछा हमसे, रेट निकालना हमें आता है, इसने हमें घुमा के दिया है सवाल। 34 घुमा के दिया है, सही बात है, इसने जो है वो घुमा के दिया है। तो देखें क्या आ रहा है, इसको करें कैलकुलेटर पे, कैलकुलेट करें, देखें क्या आ रहा है। 38 आ रहा है, ठीक है, सही है। और आगे देखें, अच्छा अब हमें क्या करना है, अब हमें इस रेट, ये क्या है, ये हमारे पास आ जाएगा OAR रेट है, ये हमारे पास है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। अब इस रेट को कैलकुलेट, इस रेट की बुनियाद पे हम क्या करेंगे,
हम जो है अपने टोटल नंबर ऑफ जो हमारे परचेज ऑर्डर्स थे जून में, जो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स थे, इसकी बेस पे हम ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करेंगे। यानी कि जून में ओवरहेड्स जो एब्जॉर्ब हुए वो किसकी बेस पे हुए? 210 परचेज ऑर्डर्स की बेस पे हुए, ठीक है ना। तो एब्जॉर्ब ओवरहेड कितने हो जाएंगे हमारे पास? 7980। एब्जॉर्ब ओवरहेड्स हो जाएंगे 210 मल्टीप्लाई बाय 38, तो ये कितना हो जाएगा? 7980। अब एक्चुअल हमने कितने इनकर किए? एक्चुअल हमने कितना इनकर किया? 76 एक्चुअल ओवरहेड्स है, कितना इनकर किया हमने? 7650, ठीक है। अब ये इसका डिफरेंस ले लें, डिफरेंस लें, देखें कितना आ रहा है? 330, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 330 ये आंसर हो जाएगा इसका। इसके अंदर कोई मसला नहीं। देखें जी, मार्क और असगर इनको थोड़ा सा ना मसला हुआ होगा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इनके जहन में ना ये कॉन्सेप्ट नहीं है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। जी मार्क, ये वही रहे ना। मार्क जी बोले, बताएं मार्क। मुझे खुदा का शुक्र है कि क्लियर है यहाँ पर, क्योंकि ये साफ नजर आ रहा था कि हमारे पास जो उन्होंने दिया हुआ है 1,10,000 और $10। इसके अंदर ना समझने वाली बात जो है ना, इसके अंदर जो समझने वाली बात है ना, इसके अंदर जो समझने वाली बात है वो क्या है कि हमने क्या किया है, OAR कैलकुलेट किया है इसके अंदर। और OAR हमने कैसे कैलकुलेट किया है? हमने लिए बजटेड ओवरहेड्स। बजटेड ओवरहेड्स, OAR इसमें वो जो बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी, बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब ये जो है ना, ये इस फॉर्मूले के तहत हमने एक OAR जो है वो कैलकुलेट किया है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। इसको हम जो है ना वो कॉस्ट ड्राइवर रेट भी कहते हैं, ABC में कॉस्ट ड्राइवर रेट भी कहते हैं। ये एक कॉस्ट ड्राइवर रेट कैलकुलेट किया, यानी कि इस रेट की बुनियाद पे हम क्या करेंगे? हम अपने प्रोडक्ट्स को ओवरहेड्स एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। जैसे हम वहां पे कर रहे थे ना, हम क्या कर रहे थे, आपने देखा होगा अभी जो हमने सवाल किया था, हम क्या कर रहे थे? जैसे नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन 21, हमने नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन निकाल लिए थे। अब हमारे पास ए के लिए 6 प्रोडक्शन रन थे, तो 6 को अगर हम 21 से डिवाइड करते तो हमारे पास एक रेट आ जाता, ठीक है। तो ये वो वाली चीज है। समझ में आ रहा है? रीम समझ में आ रहा है आपको? सर ये समझ में आ रहा है मुझे, आ रहा है ना, समझ आ ठीक है। गया। अब ये बोल रहा है कि जून के महीने में उसके पास जो परचेज ऑर्डर रेज हुए वो कितने हुए? वो हुए 210। 210। हाँ ठीक है। परचेज ऑर्डर्स रेज्ड इन जून, ठीक है। परचेज ऑर्डर कितने जून में कितने हुए? 210 रेज हुए, ठीक है। अब हमने जब इसको रेट से मल्टीप्लाई किया ना, ये कितना बन गया? ये बन गया, ये हो जाएगा आपके पास एक तरह से एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। ये आ गया आपके पास एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट। ये आ गई एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट। इसमें से हमने एक्चुअल कॉस्ट को जब लेस किया ना, तो ये हमारे पास ओवर रिकवरी आ गई 330 की, ठीक है। ये मसला है। ये एक्चुअल कॉस्ट है, ये एब्जॉर्ब कॉस्ट है। एब्जॉर्ब कॉस्ट जो है ना वो हमारा अपना एस्टीमेट है, जबकि एक्चुअल कॉस्ट वो है जो हमने एक्चुअल में हमने इनकर की है, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये आ रहा है मार्क समझ में आपको? जी सर आ रहा है। ये एक तरह से ना ये बजटेड है, ये बजटेड फिगर है। ये जो है ना, ये जो है, ये दो कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है। ये जो है ना, ये दो टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर। इसके अंदर बजटिंग का कॉन्सेप्ट मिला दिया है, ठीक है। वैसे ये बजटिंग का टॉपिक है, बजटिंग का कॉन्सेप्ट है, ये इसने मिला दिया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के साथ। यही बात रीम कहना चाह रही है यहाँ पे हमसे कि ऐसे सवालात कराए जाए जैसे कि दो टॉपिक्स को उसने कहीं पे मिला दिया हो, मर्ज कर दिया हो, इस तरह के सवालात कराए जाए क्लास में। यही कहना चाह रही है ना रीम आप? जी सर, ठीक है, चले ठीक है, यही कहना चले। अब जी मार्क,
जी बोले। सर ये सिर्फ पॉसिबल है वही जो वो आपने पहले नहीं बताई टेक्निक कि हम पास्ट पेपर्स को अच्छे तरीके से करें बस। हाँ मैं भी जो है ना रीम को यही बात बोल रहा हूँ बार नहीं होगा सवाल, नहीं होगा, पास पेपर करने से कुछ नहीं होगा, पास्ट पेपर। चले ठीक है, पास्ट पेपर नहीं होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पास्ट पेपर से ज्यादा मुश्किल जाऊं, ठीक है, पास्ट पेपर से ज्यादा मुश्किल जाऊं, ठीक है, इज दैट फाइन? मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पास्ट पेपर से ज्यादा मुश्किल जाऊं अब, ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पास्ट पेपर से मुश्किल जाऊं, ठीक है। चले आप ऐसा एमसीक्यू कराया ना, बस ऐसे एमसीक्यू आप दें, चले प्रैक्टिस के मैं लिए दे दें, होमवर्क दे दें। चले मैं अपनी ना पूरी ना मैं अपनी ना कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा कंटेंट ना निकालूं, मैं कोशिश करता हूँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। चलें, अच्छा चलें, अब एक और सवाल करते हैं इसका। ये अच्छा, KY makes and uses अच्छा आप ऐसा करेंगे, चलें अब है ना ऐसा करेंगे, ये वाला जो है ना, ये एक सवाल जो है ना, ये एक सवाल देखें आप, क्वेश्चन नंबर 22, ये एक सवाल देखें। चलें ये एक सवाल देखें और अब आप लोग ना सोचेंगे, ये देखें, ये आ रहा है आपको समझ में, ये देखें, मैं छोटा सा थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक ले रहा हूँ, आप ना ये सवाल को देखें और आप समझेंगे ये सवाल आ रहा है आपको समझ में। चलें ये अब तो आसान है, अब तो देखें, अब तो इतना सब कुछ कर लिया हमने, अब तो मेरा ख्याल है कि मुश्किल नहीं है ये सवाल, ठीक है। चलें ये इसको देखें। जी देखें ये आया आपको समझ में? जी रीम एंड मार्क, इसके अंदर ना कॉस्ट ड्राइवर रेट बताएं आप मुझे, कॉस्ट ड्राइवर रेट कंपोनेंट डिलीवरीज का जो है वो कॉस्ट ड्राइवर रेट कितना आ रहा है आपके पास, कंपोनेंट डिलीवरीज का या नंबर ऑफ कंपोनेंट डिलीवरीज का, जो कंपोनेंट डिलीवरीज के लिए जो कॉस्ट ड्राइवर रेट आपने जो कैलकुलेट किया है वो क्या किया है, जी बताएं। यस जी रीम एंड मार्क, यस असगर, इस सवाल को देखें, इसमें देखें कि आपको आ रहा है समझ में, ये कॉस्ट ड्राइवर रेट, कॉस्ट ड्राइवर रेट बताएं आप मुझे कैसे निकालेंगे कॉस्ट ड्राइवर रेट। जी जी बोले बोले असगर। सर अभी मैं देख रहा हूँ। हम्म
सर जी जी बोले बोले। इसको टोटल करेंगे 500, 600 और 800 को, और इसको क्या करेंगे? फिर इसको 6840 से डिवाइड कर देंगे 6840 से तो कॉस्ट ड्राइवर रेट आ जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे 600 से तो सिर्फ y का आ जाएगा हाँ तो क्या आ रहा है अब? क्या 2160। कितना, क्या आंसर क्या आ रहा है आपके पास? वाई के लिए क्या आंसर आ रहा है आपके पास? 2160। 2160। तो ये तो आसान था, ये तो आसान था। इसके अंदर बहुत, असगर ये आया आपको? आया असगर समझ में? जी असगर बोले। सर मेरा इंटरनेट कनेक्शन खराब था, अभी मैं ऑनलाइन हुआ। अच्छा तो ये, अच्छा ये आपको आया समझ में? जो इन्होंने बताया, रीम ने बताया, ये आया आपको समझ में? सर नहीं आया समझ। नहीं आया समझ? देखें इसके अंदर जो है ना, कंपोनेंट कंपोनेंट डिलीवरीज की कॉस्ट हमें दी गई है। कंपोनेंट डिलीवरीज की नहीं, सॉरी, स्टोर्स रिसीविंग कॉस्ट हमें दी गई है। स्टोर्स रिसीविंग कॉस्ट हमें दी गई है, ठीक है। और सर इसका जो ड्राइवर है वो क्या है? नंबर ऑफ कंपोनेंट डिलीवरीज इसका ड्राइवर है, ठीक है। कॉस्ट है 6840। अब इसका कॉस्ट ड्राइवर यहाँ दिया गया है नंबर ऑफ कंपोनेंट डिलीवरीज, ठीक है। एक्स की नंबर ऑफ कंपोनेंट डिलीवरीज है 500, वाई की 600 है, जेड की 800 है, ठीक है। अब हमें क्या जी करना है? अब हम क्या करेंगे? कॉस्ट ड्राइवर रेट कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप बताएं? देखें जैसे हमने वहां पे किया था ना, कि हम नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन को क्या करते गए थे। जैसे 21 है नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन टोटल, और ए के 6 हैं, तो हम 6 को 21 से डिवाइड कर देते थे। तो अब यहाँ पे भी इसी जी तरह से करना है, लेकिन पहले जो है ना, हमें क्या, हमें एक कॉस्ट ड्राइवर रेट कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? देखें कॉस्ट है आपके पास 6840 टोटल कॉस्ट है, और नंबर ऑफ कंपोनेंट डिलीवरीज का टोटल ले लेंगे हम, ठीक है। तो जी सर। कॉस्ट को हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ कंपोनेंट डिलीवरीज से डिवाइड करेंगे। तो देखें डिवाइड करें इसको टोटल करके, नंबर ऑफ कंपोनेंट डिलीवरीज को टोटल करके डिवाइड करें कॉस्ट से। जी सर। आ रहा है? जी सर आ रहा है। कितना कितना हो रहा है? 6840 है। देखें क्या करना है आपको, कि आप लेंगे 6840 स्टोर्स रिसीविंग कॉस्ट, स्टोर्स रिसीविंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कंपोनेंट डिलीवरीज, ठीक है। जी सर। 6840 है, ठीक है। इसको डिवाइड करें आप, इसको डिवाइड करें नंबर ऑफ कंपोनेंट डिलीवरीज से। टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट डिलीवरीज कितनी है? देखें 500, 600 और 800। 1900। 1900, हाँ। तो इसको जो है ना, वो आप डिवाइड करें 1900 से। देखें आपके पास आंसर क्या आ रहा है? आंसर आना चाहिए आपके पास, क्या आ रहा है? देखें आंसर। सर 3.6। 3.60, ठीक है, ये आंसर आ रहा है। अच्छा अब ये क्या है? ये कहलाएगा आपका, ये कहलाता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कॉस्ट ड्राइवर ड्राइवर रेट, ठीक है। अब आगे आप सवाल में देखें, वो बोल रहा है कि y के लिए, y की जो है, y को हमें कॉस्ट एलोकेट करनी है। तो y को हम कैसे एलोकेट करेंगे कॉस्ट? अब आप सोचें सर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना। किससे? सर कॉस्ट जो हमने पीछे निकाला 3.6 से। हाँ तो 600 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3.6 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा हमारे पास 2160। ये आसान है, ठीक है। जी सर ये आसान है। हाँ ये आसान है, ठीक है। कॉस्ट एब्जॉर्ब टू वाई, ठीक है। तो ये हो गई वाई की कॉस्ट, सही है। ये जो है ना, देखें जी ये जो है ना, ये आसान सवाल है। अब इस तरह के सवाल नॉर्मली स्टूडेंट्स का ये ओपिनियन है कि इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने रेलेवेंट जो है ना, वो नहीं है। लेकिन फिर भी एक आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए मैंने यहाँ पे
एक छोटा सा सॉल्व कर दिया। अच्छा चले, अब जो है ना, अब जो मैं सवाल दिखाऊंगा, अब आप बोलोगे कि ये सवाल जो है ना ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। देखें ये सवाल पढ़े आप। जूम, यस, हाँ, ये सवाल जो है ना, ये सवाल आप पढ़े, ये वाला। Which of the following explains why an activity-based costing system may produce more accurate product costs than a traditional absorption costing system? चलें, अब ये जो है ना, अब ये जो है ये आपके ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। इस तरह के सवाल ना आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब आप बताएं, अब आप सोचें इसको जी। रीम एंड मार्क, रीम एंड मार्क, बोथ ऑफ यू, अब आप ये ना ये सवाल आप पढ़ें। देखें, इस तरह के सवाल ना पेपर में आते हैं। देखें, ये पढ़ें। रीम, पीछे से गाने वाने बंद करो, सही से बैठो ना, ये क्लास हो रही है, ठीक है। ये ना बंद करो, ये पीछे से। मेरा भाई है। अच्छा चलो, अच्छा ये देखो, ये सवाल देखो, ये सवाल देखो, और ये ना मुझे ना बताओ। मार्क आप भी देखें और आप ना मुझे ना बताएं जी। मार्क एंड रीम एंड असगर, आपको मैंने काफी थ्योरी भी समझाई है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की। जी। Why activity based costing system may produce more accurate product costs than a traditional absorption costing system? अब ये बताएं, सोचें इसके ऊपर। आर्बिट्री का मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेरी, मीनिंगलेस। मीनिंगलेस, समथिंग दैट डज नॉट मेक सेंस। अब आप बताएं कि इसके क्या ये वाकई एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के एडवांटेजेस हैं या नहीं है? क्या आप क्या समझते हैं मार्क, क्या एक्टिविटी बेस्ड? हाँ, पहले वाला तो है, लेकिन बेटर कॉस्ट कंट्रोल इज पॉसिबल। हाँ, क्योंकि वो कॉस्ट ड्राइवर, क्योंकि जब हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे जाते हैं तो हम कॉस्ट ड्राइवर को आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारी कॉस्ट जो है ना वो क्यों इनकर हो रही है, किस एक्टिविटी की वजह से इनकर हो रही है। तो जब हमें एक्टिविटी पता चल जाएगी। जी बोले। पहले 3 जो है ना एडवांटेजेस हैं, बाकी के 2 नहीं है। चलें देखते हैं। ठीक है, बेटर कॉस्ट कंट्रोल इज पॉसिबल। बेटर कॉस्ट कंट्रोल इज पॉसिबल यानी कि जो है ना, अब क्या है कि जब हम कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं जिसकी वजह से हम कॉस्ट इनकर कर रहे हैं। तो जब ये बात हमें पता होगी तो हम इस तरह क्या कर सकते हैं, हम अपनी कॉस्ट को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अब मुझे पता है कि ये कॉस्ट मैं क्यों इनकर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं क्यों इनकर कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मुझे पता है कि मेरी बिजली का बिल इस वजह से ज्यादा आ रहा है कि मैं बिजली जाया कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ इस कॉस्ट को, ठीक है, कॉस्ट को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। मुझे पता है कि के इलेक्ट्रिक है कराची में, के इलेक्ट्रिक है, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन जो हुआ करता था पहले, के इलेक्ट्रिक जो है, मुझे पता है कि के इलेक्ट्रिक की जो पीक आवर्स है वो क्या है, शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक इनके पीक आवर्स हैं। ये ज्यादा बिल चार्ज करते हैं जो हम बिजली इस्तेमाल करते हैं 6 बजे से 10 बजे के दरमियान। तो हम क्या करते हैं, जब हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद होती है ना, तो हम कॉस्ट को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इंप्लीमेंट करने से ऐसा होता है। तो ये तो एक इसका एडवांटेज ही हो गया, नंबर 1 तो एडवांटेज है। अब ये बोल रहे हैं आर्बिट्रेरी एलोकेशन ऑफ कॉस्ट्स आर अवॉइडेड। आर्बिट्रेरी एलोकेशन, देखो आर्बिट्रेरी एलोकेशन ऑफ कॉस्ट आर अवॉइडेड। अब हमने जो है ना, जब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का लास्ट क्लास में डिस्कशन हुआ तो वहां पे मैंने एक एग्जांपल दी थी कि मिसाल के तौर पे एक्सटर्नल ऑडिट है, ठीक है, रीम आपकी कंपनी में एक्सटर्नल ऑडिट हो रहा है, ठीक है, तो एक्सटर्नल ऑडिट का आप बताएं कि कोई कॉस्ट ड्राइवर है? नहीं सर। यस, मार्क एंड असगर, बोथ ऑफ यू, आप बताएं कि एक्सटर्नल ऑडिट हो रहा है। असगर आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, आप किसी फर्म से एक्सटर्नल ऑडिट करवाना पड़े आपको, कल एसईसीपी की कोई रेगुलेशन आ जाए, ठीक है, या किसी की तरफ से आपको कोई बैंक से लोन लेना है, उसके लिए आपको ऑडिट करवाना पड़े, तो क्या आप समझते हैं कि कॉस्ट ड्राइवर की कोई, इसका कोई कॉस्ट ड्राइवर है एक्सटर्नल ऑडिट का?
नो सर, इसका नो कोई नहीं नो है। सर। और ये हाँ ये हाँ, तो क्या मैं एक्सटर्नल ऑडिट की कॉस्ट को किसी हेड में एलोकेट कर सकता हूँ, मीनिंगफुली एलोकेट कर सकता हूँ? नो सर। नो सर। तो देखें, हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बड़ी कंपनी में, जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे पास ऐसी कॉस्ट होती है जिनका कोई कॉस्ट ड्राइवर नहीं होता। तो हम जब किसी कॉस्ट को कॉस्ट ड्राइवर से रिलेट नहीं कर सकते ना, तो उसकी जो एलोकेशन होती है ना, वो हम फिर वो फिर मीनिंगलेस होती है, फिर हम उसको कहीं भी एलोकेट करते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इस्तेमाल करने से आर्बिट्ररी एलोकेशन, जो कॉस्ट की आर्बिट्ररी एलोकेशन है ना, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ कॉस्ट ऐसी होगी ऑर्गेनाइजेशन में जिसकी एलोकेशन जो है ना वो आर्बिट्ररी बेसिस पे होगी। ठीक है, जिसकी जो एलोकेशन है ना उसके लिए हम कॉस्ट ड्राइवर नहीं ढूंढ पाएंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का एडवांटेज नहीं है। ये बात आई रीम आपको समझ में? कोई इसके अंदर मसला, कोई चीज नहीं आई हो समझ में? कोई सवाल? जी रीम, असगर एंड मार्क, इसके अंदर ये बात आई आप लोगों को समझ में? डू यू एग्री विद मी? सर Yes? आपने बोला एलोकेशन ऑफ ये कॉस्ट आर एडवांटेज नहीं अवॉइडेड। है। देखें, कैसे नहीं है? नहीं देखें, देखें, अब एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है रीम, जहां पे मुख्तलिफ कॉस्ट, बहुत सारी कॉस्ट हम इनकर कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी बिलियंस की कॉस्ट इनकर कर रहे हैं। वहां पे हर कॉस्ट ऐसी नहीं होगी जिसके लिए हम कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई कर सकें। तो इस वजह से क्या है कि वो जो कॉस्ट है ना वो हमें आर्बिट्ररी बेसिस पे ही एलोकेट करनी पड़ेगी। ये बात आ रही है आपको समझ में? सर आपने आर्बिट्री का क्या मतलब बताया था? आर्बिट्ररी का मतलब है मीनिंगलेस। आर्बिट्ररी का मतलब है मीनिंगलेस। एक मिनट, मैं इसको और थोड़ा सर सा एक मिनट, देखें, सर एक मैं मिनट, इसको ना अपने आप मुझे एक मिनट सुनिए। मोबाइल पे ना देखें, मोबाइल पे मैं इसको और कंफर्म कर लेता हूँ आर्बिट्ररी का मतलब। जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, इलॉजिकल भी इसका जो है वो सिनोनिम है, इलॉजिकल, यानी कि ना लॉजिकल इसका कोई मतलब होता है कि जो गलती हो हाँ, उसको हम इसके पीछे ना, इसके कोई ऐसी चीज जिसके पीछे ना कोई लॉजिक ना हो, कोई समथिंग दैट डज नॉट मेक सेंस। ये आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, मैंने देखा है इलॉजिकल, एक चीज ऐसी कि जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो। हम जब डिलीवरी कॉस्ट को हम नंबर ऑफ डिलीवरीज की बेसिस पे एलोकेट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसके पीछे एक लॉजिक होती है कि डिलीवरी कॉस्ट जो है, डिलीवरी कॉस्ट हम किस वजह से इनकर कर रहे हैं? हम इनकर कर रहे हैं किसकी वजह से? नंबर ऑफ डिलीवरीज की वजह से। लेकिन यहाँ पे आर्बिट्ररी का मतलब है कि कुछ कॉस्ट ऐसी होगी जिसकी ना कोई एप्रोप्रिएट बेसिस नहीं होगी, यानी जिसका कोई आइडेंटिफाइबल एक कॉस्ट ड्राइवर नहीं होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक्सटर्नल ऑडिट है। एक्सटर्नल ऑडिट कौन सी ऐसी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में जिसकी वजह से हमें एक्सटर्नल ऑडिट की कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है? क्या कोई ऐसी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें एक्सटर्नल ऑडिट की कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है? क्या कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं हम ऑर्गेनाइजेशन में? नहीं। तो ऐसी जो एलोकेशन, अब ये क्या है? ये एक आर्बिट्ररी, उसको हमें फिर आर्बिट्ररी बेसिस पे एलोकेट करना पड़ रहा है। ये कहना चाह रहा है इधर। ये आ रहा है रीम आपको समझ में? नहीं समझ नहीं आ रहा, पर ठीक है, नहीं आप देखें, कह रहे हैं तो मान नहीं लेते हैं। देखें, मिसाल के तौर पे डिलीवरी कॉस्ट है,
डिलीवरी कॉस्ट है रीम। तो डिलीवरी कॉस्ट के लिए तो आपने कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई कर लिया, नंबर ऑफ डिलीवरीज, ठीक है, ये तो आपको पता है, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है, ये आ रहा है समझ में, डिलीवरी जी कॉस्ट, सर। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक्सटर्नल ऑडिट है, मिसाल के तौर पे एक्सटर्नल ऑडिट है, एक्सटर्नल ऑडिट में कभी कभी 3-3 4-4 महीने भी ऑडिट की टीमें बैठी रहती हैं, 4-4 महीने, इवन 6 हो सकता है 6 महीने बैठी रहे ऑडिट की टीम, 3 महीने भी लगाते, 3-4 महीने ऑडिटर लगा रहे होते हैं, होता है ऐसा कंपनीज में, होता है कि 3-3 महीने ऑडिटर बैठे रहते हैं और उनकी कॉस्ट इनकर कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर ऐसी कोई कॉस्ट है तो आप मुझे बताएं कि एक्सटर्नल ऑडिट की कॉस्ट जो है, एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल है, क्या कोई ऐसी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में जिसकी वजह से हम एक्सटर्नल ऑडिट की कॉस्ट इनकर कर रहे हैं? क्या कोई हमारे पास आइडेंटिफाइएबल कॉस्ट ड्राइवर है, जैसे हमारे पास डिलीवरी कॉस्ट की बेसिस में नंबर ऑफ डिलीवरीज है, ऐसा है कोई? जी सर। क्या क्या होगा अगर आप बोलिए जी सर, तो क्या होगा एक्सटर्नल ऑडिट का कॉस्ट ड्राइवर, क्या होगा? एक्सटर्नल ऑडिट का एक सेकंड, बहुत वो मुश्किल है, सब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है आइडेंटिफाई करना। अगर आप करेंगी भी तो वो उससे जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा डायरेक्टली लिंक हो। तो हमेशा मेरा ना कहने का हाँ। मतलब ये है कि हमेशा ऐसी कॉस्ट होती है ऑर्गेनाइजेशन में जिनके कॉस्ट ड्राइवर ना हम ना नहीं आइडेंटिफाई कर पाते। एक्सक्यूज ठीक मी है, सर, मैं थोड़ा सा जिनका जी जी इंफॉर्मेशन बोलिए, देता हूँ जी 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 कि सर देखें कि मुझे मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि जो ऑडिट की जो फी है वो किसी प्रोडक्ट से कोई लिंक्ड ही नहीं है। मतलब कि देखिए मैं हाँ फॉर एग्जांपल एक कंपनी में अगर 4 प्रोडक्ट्स बन रही हैं हाँ तो आई एम इंटेंडेड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए, उसमें ऑडिट का नहीं है कोई चक्कर। हाँ हाँ, हाँ ये है कि प्रोडक्ट को अप्रूव करवानी है, उसके इंग्रेडिएंट्स को अप्रूव करवाना है, तो उसके ऊपर कॉस्ट आ सकती है। लेट अस सपोज जैसे मैं स्लोवेनिया हाँ रहता हूँ, हाँ स्लोवेनिया में अगर मैंने प्रोडक्ट बनानी ना, अपना ब्रांड बनाना है, तो सही उसके है, इंग्रेडिएंट्स को अप्रूव करवाना पड़ता है और उसके लिए कॉस्ट पे करनी पड़ती है उसको, उनकी अप्रूवल के लिए कि लेबोरेटरी से चेकअप हुआ है, ये हुआ है, फलां हुआ, उसको चेक किया कि हाँ भाई ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग के लिए ये इंग्रेडिएंट्स सही है, सारा कुछ सही है। तो ये तो कॉस्ट हम एलोकेट कर सकते हैं। ये जो ऑडिट फी होती है ये तो एक ओवरऑल कॉस्ट है पूरी कंपनी की, तो उसमें तो उसका चक्कर ही नहीं है इसका कि किसी मेरा ख्याल तो ये एक्टिविटी बेस्ड में तो टोटली इररेलेवेंट है जहां तक मुझे हाँ समझ आ रही है। हाँ, यानी कि ना इसकी कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, इसके लिए हमारे पास कोई कॉस्ट ड्राइवर नहीं है, तो हमें इसको आर्बिट्ररी बेसिस पे एलोकेट करना पड़ेगा। यानी कि अब नहीं हम मैं इसको कहीं भी एलोकेट कर दें, अब वो सर ऑर्गेनाइजेशन की डिस्क्रिप्शन पे है, ठीक है, मैं इसके ये पीछे कोई बोल रहा लॉजिक हूँ, नहीं है ऐसी। फॉर एग्जांपल मेरा हाँ ये कहना है कि एक हम्म कंपनी ने पूरे महीने पूरे साल में अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई 100 मतलब 500 ऑर्डर कर दिया है हम्म और वो 500 ऑर्डर में उनकी 10 प्रोडक्ट्स थी हाँ, फॉर एग्जांपल, और हम्म साल के बाद उन्होंने अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का ऑडिट करवाया, हाँ ठीक, और हम्म ये तो मेरा ख्याल है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएगा। हम्म। ये मैन्युफैक्चरिंग का इसका मेरे ख्याल कोई तल्लक नहीं है इसका। हाँ चले, खैर ये तो हमारी बात हो गई। तो ये जो है ना, ये जो पॉइंट है, अब इस पे और इससे ज्यादा टाइम लगाना मेरा ख्याल है कि ठीक नहीं होगा। चले, ये जो है ना, ये फिर जो है आर्बिट्रेरी एलोकेशन ऑफ कॉस्ट आर अवॉइडेड, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का एडवांटेज नहीं है, समझने वाली बात ये है, ठीक है। एक मिनट है जी जी सर, मैं समझता हूँ ये एडवांटेज है क्योंकि देखिए हमने आर्बिट्रेरी एलोकेशंस ऑफ द कॉस्ट अवॉइड कर दिया है। इट इज ड्यू टू द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। मुझे नहीं ये नहीं, समझ आ रही तमाम देखें, वो तमाम, अगर मैं बोलूं कि 100% आर्बिट्रेरी एलोकेशन ऑफ कॉस्ट जो है वो अवॉइड हो गई, क्या ऐसा होगा कि तमाम आर्बिट्रेरी एलोकेशन ऑफ कॉस्ट जो है वो अवॉइड हो जाएगी? क्या ऐसा होगा? अब आप खुद बोल रहे हैं कि देखिए, आपने खुद बोला कि एक्सटर्नल ऑडिट की कॉस्ट जो है वो हम एलोकेट कर ही नहीं सकते, कोई हमारे पास मीनिंगफुल बेसिस है ही नहीं, ठीक है, ऐसा आपने बोला ना कि हमारे पास कोई मीनिंगफुल बेसिस उसके लिए है ही नहीं, तो क्या हम 100% हम अवॉइड कर लेंगे आर्बिट्ररी एलोकेशंस को? सर इसमें जो है कुछ एक्सपेंसेस तो हम नहीं काट सकेंगे, हाँ ना, कुछ एक्सपेंसेस, लेकिन ये जो असगर का पॉइंट है ये सही है कि कुछ एक्सपेंसेस हम नहीं कर सकेंगे। अब इतने सारे लेकिन एक्सपेंसेस सर होंगे, इतनी सारी कॉस्ट होगी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर कोई बड़ी कंपनी है उसके अंदर बहुत सारी कॉस्ट होगी, ठीक है, तो क्या हम तमाम कॉस्ट हम क्या कर लेंगे, आसानी से एलोकेट कर लेंगे कॉस्ट सर ड्राइवर की देखिए वजह से? जी जी बोले। सर, एक मिनट। हाँ
एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग प्रैक्टिकली है ही इतनी मुश्किल इम्प्लीमेंट करना, हाँ। इसको फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट करना है ही इसलिए इतनी मुश्किल कि कॉस्ट और उसके कॉस्ट ड्राइवर्स हाँ सही तरीके से पता करना ही एक मेन उसके अंदर हाँ टास्क होता है, जो बहुत हाँ कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि बहुत बहुत सारी कॉस्ट होती है, उसके बहुत सारे ड्राइवर्स भी हो सकते हैं। जैसे हाँ आपने हाँ अभी हाँ ऑडिट बोला, मल्टीपल एक मल्टीपल एग्जांपल ड्राइवर आपने भी। मुझसे क्या बोली थी, आपने मुझे बोली थी डेप्रिसिएशन की कॉस्ट। हाँ अगर वो मशीन का डेप्रिसिएशन है तो आएगा, लेकिन अगर मशीन का डेप्रिसिएशन नहीं है और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, हाँ तो वो फर्नीचर्स का है, हाँ तो वो तो नहीं आ सकता। एडमिनिस्ट्रेटिव में चला जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव में, डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग वगैरह में। तो ये सारे मसले होंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को इम्प्लीमेंट करने में। और एमसीक्यूज में होता हाँ भी यही है कि कंफ्यूजन होती है, आपके हाँ दिमाग में एक चीज आती है और आप यस कह देते हाँ हो कि ये एडवांटेज है। हम्म मेरे ख्याल में भी मुझे भी लग रहा है कि एडवांटेज, मैं भी इसको एडवांटेज में ही टिक करती। ये हम्म बहुत सारी आर्बिट्री कॉस्ट जो होती है ना, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट से हमें पता चल जाता है कि ये आर्बिट्री एलोकेशन है, इनको हम अलग कर लेते हैं, हाँ अवॉइड कर सकते हैं। हम प्रोडक्ट से डायरेक्ट लिंक नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होती है उससे। नहीं आप वो समझ रहे हैं मेरी नहीं बात? नहीं नहीं आर्बिट्रेरी एलोकेशन ऑफ कॉस्ट नहीं। अब वो कहना चाह रहा है कि जो तमाम कॉस्ट, देखो हम जब 4 प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, हमारे पास कॉस्ट तो बहुत सारी है, कॉस्ट बहुत सारी कॉस्ट है। अब हमें कहीं ना कहीं उस कॉस्ट को एलोकेट करना है, तमाम कॉस्ट को। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है, ऐसा मुमकिन है कि जो है क्या ऐसा मुमकिन है कि हम तमाम कॉस्ट, जितनी भी कॉस्ट हम इनकर कर रहे हैं, उसको हम डायरेक्टली लिंक कर दें किसी कॉस्ट ड्राइवर से और मीनिंगफुली उसको एलोकेट कर दें तमाम प्रोडक्ट्स को? क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं, तमाम तो नहीं हो सकती, नहीं तमाम हो सकती कॉस्ट ना। तो बस नहीं हो यही सकती। यही इसके अंदर यही पॉइंट है कि क्या तमाम कॉस्ट जो है वो मीनिंगफुली जो है एलोकेट हो जाएगी प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को? नहीं हो सकती है, ठीक है, नहीं हो अच्छा सकती है जी। तमाम कॉस्ट। बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में तो बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस की कॉस्ट होगी, बिलियंस की भी क्या, ट्रिलियंस की। अब जैसे पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, इसकी मेरा ख्याल है कि जो सेल है वो ट्रिलियंस में है, इसकी सेल बिलियन में भी नहीं है, इसकी सेल ट्रिलियंस में है, ठीक है, इसकी सेल ट्रिलियंस में। तो क्या इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी सेल ट्रिलियन में है, उसकी कॉस्ट भी बिलियंस में होगी? तो क्या इतनी सारी कॉस्ट है, हर कॉस्ट के लिए कॉस्ट ड्राइवर एलोकेट के लिए हर कॉस्ट के लिए कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई हो जाएगा और वो कॉस्ट मीनिंगफुली एलोकेट हो जाएगी? क्या ये मुमकिन है? नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये पॉइंट है यहाँ पे, ये बात करना चाह रहा है ये। जी मार्क बोले, बस एक मैं आखिरी सर, पॉइंट लूंगा इसके बारे में, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बस बोलो हाँ मार्क। सर, हाँ मुझे सर क्लियर है कि ये एडवांटेज नहीं है। मैंने इसके ऊपर हाँ फिर सोचा गौर हाँ से, और हाँ मैंने ध्यान दिया कि हाँ एडवांटेज नहीं, क्योंकि जो हाँ जो एबीसी है, ये एक बड़ी डिटेल्ड जो है ना वो कॉस्टिंग है। हाँ और हाँ ये जो है, इसमें हम किसी चीज को अवॉइड नहीं कर सकते, हाँ हमें डालना पड़ता है। तो इसका हाँ मतलब है कि यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि आर्बिट्री एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट आर अवॉइडेड, बल्कि हम अवॉइड नहीं करते बल्कि हाँ इंक्लूड करना पड़ता है। तो इंक्लूड इसलिए कर। फिर ये एडवांटेज हाँ नहीं है हाँ ठीक है, इसका। ये जो है ना ये एडवांटेज नहीं है, ठीक है। अब जल्दी आगे बढ़ते हैं। बेटर प्रोडक्ट प्राइसिंग इज पॉसिबल, बहुत आसान है। बेटर प्रोडक्ट प्राइसिंग इज पॉसिबल। यस सर, एडवांटेज है। रीम आप बताएं और असगर आप भी बताएं। सर अगर मतलब अब ठीक है, अब याद रहना चाहिए, लेकिन वैसे मैं इसको एडवांटेज कर देती पहली बार में सोच के कि हाँ 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 सही है, वो होता है यार, सबके साथ अननेसेसरी होता है, अब मैं कॉस्ट क्या अवॉइड करूं। होती है। हाँ देखें, बेटर प्रोडक्ट प्राइसिंग इज पॉसिबल, बताएं। यस, एडवांटेज है। एडवांटेज है, असगर आप बताएं। जी सर, एडवांटेज है। हाँ कैसे एडवांटेज है? क्योंकि जो है हमारे पास जो है वो बेटर, कॉस्ट की बेटर इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अगर हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे, हमें पता होगा कि हम कौन सी कॉस्ट किस एक्टिविटी की वजह से इनकर कर रहे हैं। और हाँ, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो ज्यादा रिलायबल बेसिस है फॉर एब्जॉर्बिंग कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स। तो जब हमारे पास कॉस्ट ज्यादा एक्यूरेट कॉस्ट होगी तो हमारी प्राइसिंग खुद ब खुद ज्यादा एक्यूरेट होगी। जब हमारी कॉस्ट हम बेहतर एलोकेट करेंगे, कॉस्ट को ज्यादा एप्रोप्रिएट तरीके से, सूटेबल तरीके से एलोकेट करेंगे, बेहतर तरीके से एलोकेट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट पे जब हम मार्कअप लगाएंगे तो हमारी जो प्राइस होगी वो ऑटोमेटिकली ज्यादा कंपेटिटिव होगी, ज्यादा बेहतर होगी प्राइसिंग, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ द बेटर कॉस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट दैट बेटर प्रोडक्ट प्राइसिंग इज पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, द चॉइस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स इज इजी।
जल्दी बताएं, ये अभी इसके ऊपर इतना डिस्कशन हो गया है, बताएं। नहीं, नहीं, वेरी डिफिकल्ट। वेरी डिफिकल्ट। यही बात मैंने अभी की कि कॉस्ट ड्राइवर, हर कॉस्ट के लिए कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करना आसान नहीं है, ये गलत है। कैन बी अप्लाइड टू सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, ये बताएं, कैन बी अप्लाइड टू सर्विस कंपनीज, क्या समझते हैं आप? जी जी सर। यस सर। हाँ, क्योंकि सर्विस कर कंपनीज में सकते भी, हैं। हाँ क्योंकि सर्विस कंपनीज में भी उसी तरह से एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही होंगी जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग में होगा। सर्विस कंपनी में भी कॉस्ट पूल होंगे, कॉस्ट ड्राइवर होंगे, इस तरह मैन्युफैक्चरिंग में होंगे, तो सर्विस कंपनीज में भी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्लाई हो सकती है। ठीक है, तो ये आज की क्लास में हम यहाँ तक रखते हैं, काफी लंबी क्लास हो गई आज की। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर अटेंडिंग। और रीम, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं आपकी बात मेरे जहन में है, I will start inshallah working on it. I will try to make this content better for this attempt. Inshallah, I will start making this content as as better as possible. ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कॉल पे बात कर सकते हैं? जी मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर अटेंडिंग। इट वाज मुईद अहमद सिद्दीकी एंड इंशाल्लाह वी विल मीट इन अ जी मार्क। जी बोले सर, एक लास्ट बात है। जी जी बिल्कुल। वैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये हमारी जो डिस्कशन हुई है ना, इट वाज वेरी लुक्रेटिव। मैं आपको इसलिए बताता हूँ, अगर मैं वैसे करता तो मुझे सारे एडवांटेज लग रहे थे, तो मैं तो सारा क्लिक कर देता, मैं टिक कर देता। लेकिन इसमें ये होता है। तो वो डिस्कशन से ये मेरा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि भी अब एबीसी का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। इसका मतलब है कि हमारा, अगर हमने जो सेकंड ऑप्शन पे टाइम ज्यादा लगाया ना, तो मैं समझता हूँ वेस्ट नहीं है, बल्कि हमने उससे कुछ ना कुछ सीखा ही है। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये इस तरह के सवाल ना आपके एग्जाम में आएंगे, ये बात ना याद रखना। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर अटेंडिंग एंड इंशाल्लाह वी विल मीट इन अ 2 to 3 days टाइम। थैंक यू वेरी मच।